चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा बिकॉज़ आज हम सेल्स टैक्स का जो ऑपरेटिंग पार्ट्स है उसको क्या करेंगे, डिस्कस आउट करेंगे। और सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल होता ही यहाँ से है, थ्योरेटिकल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन चीज़ों से आए हैं और थ्योरेटिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपको इन चीज़ों में से मिले हैं। हमने अभी तक जो असूल पढ़ा है वो यही था कि हम लेंगे आउटपुट टैक्स, इसमें से हमने क्या लेस करवाना है, इनपुट टैक्स जो है वो लेस करवाना है, और बाकी हमारा क्या आ जाएगा, सेल्स टैक्स पेएबल आ जाएगा। तो हम इसके बारे में क्या करेंगे, अब सारी की सारी कैलकुलेशंस जो हैं वो सीख रहे होंगे। क्या सारी कैलकुलेशंस जो हैं वो हम इसके बारे में सीखेंगे कि इनपुट टैक्स कैसे एडजस्ट होने, क्योंकि इनपुट टैक्स एडजस्ट करना आ गया तो हमारी सेल्स टैक्स लायबिलिटी जो है वो भी क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। तो इसको देखते हैं, इनपुट टैक्स एडजस्ट क्या होगा, किस तरह से होगा, क्या उसका तरीक़ेकार है, उसको देखते हैं। तो हमारा कोर एरिया या कोर रूल क्या है जिसके ऊपर हम स्टैंड करते हैं, दैट इज़ हमने सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो जो हमारे पास आउटपुट टैक्स आएगा उसमें से हमने क्या करनी है, इनपुट टैक्स जो हमने पे किया होगा एडजस्ट करवाना है। तो मेरे पास एंड पे क्या आ जाएगी, सेल्स टैक्स लायबिलिटी जो है वो आ रही होगी जो हमने पे करनी है। अब जब हमने इनपुट टैक्स पे करना है तो उसके लिए क्लेम करना है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस जो हैं उनका फुलफ़िल होना लाजमी है। अगर वो कंडीशन फुलफ़िल होंगी फिर ही आप इनपुट टैक्स क्लेम कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप इसे कभी भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। हमारी बुक का पेज नंबर होगा 274 और ये सबसे फेमस सवाल 4 नंबर का 5 नंबर का पास पेपर में आया हुआ है। जब मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा आप देखेंगे कि वन ऑफ द वर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन है ये वाला, और स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ हमने लिखनी थी। अब देखिए जी, आप कहते हैं जाके कि हमने इनपुट टैक्स पे किया है सर, हमें क्लेम करने दें। आपने कहा वो मान गया, वो क्या मांगेगा आपसे, कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जो है वो क्या करेगा, भाई मुझे बताओ कहाँ पे किया है, कोई रसीद रसूद है, रसीद होगी तो क्लेम कर पाओगे। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो सबमिट करने पड़ेंगे। वो कौन से हैं कि अगर लोकल परचेजेज हैं तो आपके पास क्या होनी चाहिए, टैक्स इनवॉइस, रसीद जिसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम और आपका एनटीएन नंबर लिखा होना चाहिए। क्या आपका नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका एनटीएन, ये सारा कुछ जो है वो क्या होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। सर आपके पास रसीद है ही नहीं और आपके जी मैंने इनपुट टैक्स पे किया, क्लेम कर सकते हो, कभी भी नहीं कर सकते। आपके पास रसीद है लेकिन उस रसीद के ऊपर सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखा हुआ, आप क्लेम कर सकते हो, कभी भी नहीं कर सकते। आपका रसीद के ऊपर नाम गलत प्रिंटेड है, आपका नाम अहमद है और उसने वहाँ पे असगर लिखा हुआ है, आप क्लेम कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो इसका मतलब आपके पास इनवॉइस होनी चाहिए, आपके पास क्या होनी चाहिए, इनवॉइस होनी चाहिए। नंबर 1 डॉक्यूमेंट जो है वो किसका है, वो इनवॉइस होनी चाहिए। इस इनवॉइस के ऊपर आपका नाम, आपका एनटीएन जो है वो क्या होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। अगर नहीं होगा आप कभी भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, ये तो बड़ा वेरी क्लियर रूल है। उसके बाद एक इसके बारे में था, लोकल गुड्स के बारे में, किसके बारे में, लोकल सप्लाईज की, लोकल जो परचेज की हैं उसके बारे में था। सेकंड, अगर आपने इंपोर्ट्स की हैं, आपने इंपोर्ट्स की हैं तो जाहिर सी बात है जब आपने गुड्स इंपोर्ट की होंगी तो टैक्स तो पे किया होगा। तो इंपोर्ट्स के केस में जो आपने टैक्स पे किया है उसको क्लेम करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, गुड्स डिक्लेरेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गुड्स डिक्लेरेशन, कि भाई ये आपका डॉक्यूमेंट है जीडी, इसके ऊपर आपने टैक्स जो है वो क्या किया था, पे किया था। और थर्ड जो है, अगर आपने गुड्स ख़रीदी हैं ऑक्शन में, किसमें, ऑक्शन में, नीलामी में ख़रीदी हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए, ट्रेजरी चालान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ट्रेजरी चालान, जिसके ऊपर आपका नाम लिखा, चालान वो जो आपने गवर्नमेंट को पे किया है वो चालान होना चाहिए जिसके ऊपर आपने क्या किया है, पे किया है। अगर ये होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो हम इसे क्लेम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसे ज़रा लिखे, मैं मार्केट चेंज करके लेके आया। 3 डॉक्यूमेंट्स जो है ये आपको चाहिए,
ये सवाल भी पास पेपर का आ चुका हुआ है कि इनपुट टैक्स क्लेम करने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए बताएं। 4-5 नंबर का सवाल आया हुआ है। तो जहाँ पे लोकल परचेज का जिक्र आएगा वहाँ पे क्या होना चाहिए, इनवाइस, खाली इनवाइस, उसके ऊपर आपका नाम भी हो, आपका NTN नंबर भी लिखा हो। इंपोर्ट्स में गुड्स डिक्लेरेशन और ऑक्शन में ट्रायल चलान, उसके ऊपर आपका क्या लिखा हो, नाम और NTN नंबर मेंशन हो। ये लाजमी है, 5 नंबर का सवाल है, ये पास पेपर में आया भी हुआ है। अब उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पे हमारा मेन कंसेप्ट जो है वो रेज़ होगा। मैं आपको ये बोर्ड पे समझाता हूँ और आप कोशिश करके इसको ऐसे ही नोट कर लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए कि हम क्या है और किस तरह से कर रहे हैं। सबसे पहले जो है ना असूल, अब हम 2-3 सेक्शन से इकट्ठे पढ़ेंगे। वो है इनपुट टैक्स क्लेम्ड ऑन एक्रूवल बेसिस। क्या असूल है, इनपुट टैक्स क्लेम्ड ऑन एक्रूवल बेसिस। सर इस एक रूल के ऊपर आपके न्यूमेरिकल स्टैंड करते हैं इनपुट टैक्स क्लेम करने के हुए। एक्रूवल बेसिस का मतलब क्या है, और ये एडजस्टमेंट लाजमी आती है, पेमेंट एक्रूवल लाजमी पेपरमेंट आपको मिलेगा। एक्रूवल बेसिस का मतलब क्या होता है कि जिस मंथ से रिलेट कर रहा है उस मंथ में ही क्लेम करो, जिस मंथ में रिलेट कर रहा है उस मंथ में ही आपने क्या करना है, क्लेम करना है। अब फॉर एग्जांपल आपने फरवरी के महीने में गुड्स परचेज की और ये आपने परचेज की हैं कैश पे। किस पे, कैश पे। किस पे की है, कैश पे, रोकड़ा। आप पे करके आए हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है। आप देखिएगा आपने फरवरी के महीने में गुड्स परचेज की 5 लाख रुपए की कैश के ऊपर, 18% के हिसाब से आपने 90,000 रुपये का इनपुट टैक्स जो है वो क्या किया है, पे किया। ये आप पे कर चुके हुए हैं। इसका मतलब जब आप फेब के महीने की रिटर्न सबमिट करवाएंगे तो आप फेब के महीने में क्या कर लेंगे, इसको क्लेम कर लेंगे। आप कह देंगे भाई जो फेब के महीने का आउटपुट टैक्स आया उसमें से इनपुट टैक्स आपने क्या करवा दिया, लेस करवा दिया। ये तो समझ आती है ना, किस महीने में था आपने क्लेम कर लिया। फॉर एग्जांपल आपने फेब के महीने में परचेज़ की लेकिन इतनी इनवाइसेस थी कि अकाउंटेंट ये इनवाइस का एंटर करना भूल गया, उसको बाद में आया याद, तो क्या बाद में हम क्लेम कर सकते हैं? द आंसर इज़ यस। अगर आप फेब में नहीं कर पाए तो लेटर आप 6 टैक्स पीरियड्स में क्या कर सकते हैं, इसको क्लेम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट 6 टैक्स पीरियड्स में आप इसको क्लेम कर सकते हैं, अगले 6 टैक्स पीरियड में। व्हाट डज इट मीन, फेब में परचेज किया था, फेब में क्लेम करना था, याद नहीं आया। अब आपके पास टाइम है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगर अगस्त में भी जाकर अगर आपको याद आ गया तो आप क्या कर लेंगे, क्लेम कर लेंगे। क्या कर लेंगे, क्लेम कर लेंगे। गॉट इट। अगर अगस्त के बाद याद आया, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, फिर आप क्लेम नहीं कर सकते और इसको हम क्या कहेंगे कि इनपुट टैक्स क्या हो गया है, टाइम बार्ड हो गया है। क्या हो गया है, टाइम बार्ड। ये वर्ड इस्तेमाल करेगा और ये भी आएगा पेपर में। पेपर में कह देगा, आप पेपर में सवाल फॉर एग्जांपल कैलकुलेट कर रहे हैं मार्च के लिए, वो कह देगा पिछले साल जुलाई में आपने 5 लाख की परचेजेस की थी, उसका इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पाए थे, तो काउंट कर ले अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। आप सवाल कर रहे हैं कैलकुलेट मार्च का, टाइम बार्ड हो गया हुआ है, आप क्लेम नहीं कर सकते। इवन वो ये भी कह सकता है कि आपका इस महीने का इनपुट टैक्स है 2 करोड़ रुपया, इसमें 5 लाख शामिल है, वो इनपुट टैक्स जो टाइम बार्ड हो गया हुआ था तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसअलाउ जो है वो हो रहा होगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि 6 टैक्स पीरियड्स तक अगर आपको याद आ गया आप उसे क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। कब तक, 6 टैक्स पीरियड्स तक आप उसे क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। गॉट इट। सवाल ये है कि अगर मैंने ये सब कुछ उधार पे लिया होता, ये फेब में है, अब ये फेब में मैंने सामान लिया होता ऑन क्रेडिट, जो
बेसिकली एग्जिस्ट करता है। आप हर चीज़ थोड़ी कैश पे ख़रीदते हैं, उधार पे लेके आते हैं, बाद में लेटर ऑन पेमेंट करते हैं। अगर आपने ऑन क्रेडिट सामान लिया होता, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यही फेब के महीने में आपने गुड्स परचेज की 1 लाख रुपए की, और ये थी आपकी ऑन क्रेडिट, क्या ऑन उधार पे थी। सर जी अब क्या करना है? अब हमने उधार पे लिया, क्या जेब से कुछ भी किया? नहीं। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, आप उधार पे ख़रीद के लेके आए हैं, आप उधार पे ख़रीद के लेके आए हैं, लेकिन जिसने उधार पे बेचा है उसने सेल्स रिकॉर्ड की, उसने सेल्स रिकॉर्ड की, उसने इनवॉइस भी जनरेट की। क्या ऐसा हो सकता है कि आप सामान लेके आएँ और वो रसीद ही ना दे? ऐसा नहीं हो सकता। वो रसीद ना दे, आप कल को मुकर दें, कहाँ साबित करेगा? हम हैं भी कौन? तो फ्रॉड में हम क्या होते हैं? नंबर 2 होते हैं। हम फ्रॉड भी 2 नंबर करते हैं, 1 नंबर नहीं करते। तो मैं तो नहीं, ऐसा आप लोग ही होंगे, मैं भी अपने आप को रगड़ के मैं अच्छा वाला पाकिस्तानी हूँ, टैक्स पेयर। तो आपको इनवॉइस मिली होगी, साफ सीधी बात है, आप उधार पे सामान लेके आए हैं, आपको क्या मिली होगी? इनवॉइस। और अभी हमने पढ़ा है कि भाई इनवॉइस क्लेम करने के लिए आपको इनपुट टैक्स क्लेम करने के लिए क्या चाहिए, और इनवॉइस पे क्या लिखा हो? आपका नाम, एनटीएन। तो भाई उसने लिखा होगा, उसने लिखा होगा। और इसके साथ कनेक्ट करें टाइम ऑफ सप्लाई को। टाइम ऑफ सप्लाई में क्या था? गुड्स डिलीवर, मेड अवेलेबल और डेट ऑफ पेमेंट विच एवरेज अर्लियर। उस पर हम क्या करते हैं? अपनी सप्लाई को रिकॉर्ड करते हैं। तो भाई मैं सामान बेच रहा हूं, मैं सेलर हूं, ये सामान खरीद रहा है, ये आज आया जी मुझे लाख रुपए की गुड्स बेच दें, पैसे मैं अभी दे दूंगा, मैंने लाख रुपए की गुड्स इसको दे दी हैं, तो क्या हुई? अकॉर्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई मेरी सप्लाई रिकॉर्ड हो गई है, मैंने इसे क्या कर दी? इनवॉइस भी जनरेट कर दी। मैं बीइंग अ सेलर अपनी सेल्स क्या कर दूंगा? रिकॉर्ड कर दूंगा। मैंने इसको क्या किया? लाख रुपए का सामान बेच दिया है। अब मुझे तो कोई टैक्स नहीं मिला, वो तो मैं जेब से पे कर दूंगा कि भाई बाद में से क्या करूंगा? रिकवर करवा लूंगा। लेकिन इसके पास क्या है? इनवॉइस है। आज इसने 1 रुपया भी पे नहीं किया, लेकिन इसके पास क्या मौजूद है? इनवॉइस मौजूद है। तो इनपुट टैक्स क्लेम करने के लिए क्या मैंने कहीं पे पढ़ाया है कि पेमेंट लाजमी है? हमने क्या रूल पढ़ा है? इनवॉइस का होना लाजमी है, पेमेंट का तो जिक्र ही नहीं है। इसका मतलब इसने यहां पे अगर लाख रुपए का सामान उधार पे भी लिया है, इस लाख रुपए के ऊपर 18% के हिसाब से कितना बनता है? 18,000 जो है वो बनता है इनपुट टैक्स। बेशक इसने पे नहीं किया, बट ये स्टिल क्या कर सकता है? क्लेम कर सकता है। बिकॉज हमारा असूल क्या है? हमारा असूल है एक्रूवल बेसिस। जिस मंथ से रिलेट करता है आपने उसको उस मंथ में ही क्या करना है? क्लेम करना है। अब फॉर एग्जांपल ये भाई साहब जो हैं वो फेब के महीने की रिटर्न जमा करवाते हैं, इसकी फेब के महीने की सेल्स जो हैं वो 5 लाख रुपए की हैं, तो 5 लाख रुपए के ऊपर 18% के हिसाब से इसका जो टैक्स आएगा आउटपुट वो कितना होगा? 90,000। इसने सामान कितने का लिया? लाख रुपए का लिया, इसने 1 रुपए की पेमेंट नहीं की, लेकिन चूंकि इसके पास इनवॉइस है और हमारा असूल हमें क्या कहता है कि आप एक्रूवल बेसिस के ऊपर क्लेम कर सकते हैं, इसके हाथ में इनवॉइस होगी, इनवॉइस शो करेगा। बोर्ड वाले क्या करेंगे कि भाई इस 18,000 को आप क्या करो? एज इनपुट टैक्स क्लेम कर लो और 72,000 हमें क्या कर दो? पे कर दो। क्या कर दो? 72,000 जो है वो हमें क्या कर दिया जाए? पे कर दिया जाए। तो सर दिस इज द रूल। एक्रूवल बेसिस पे क्या होगा? आप क्लेम कर सकते हैं। गॉट इट? तो इसका मतलब यहां तक तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम का आगाज यहां से होगा जो पेपर में हमारे लिए रेलेवेंट होगी। एक तो ये था, ये असूल था कि आप भूल गए, आप भूल गए, टैक्स क्लेम करना भूल गए, तो अगले 6 टैक्स पीरियड्स में क्या कर लीजिएगा? क्लेम कर लीजिएगा। यहां तो भाई उधार पे सामान लिया, क्लेम भी कर लिया। अब सवाल ये है कि जब फेब के मंथ में ये जो हमने क्लेम किया है, फेब के मंथ में ये जो हमने क्लेम किया है, पेमेंट की है ना, उसको पैसे मिले हैं ना, तो पैसे पे किए हैं, उसकी सेल्स है, आपने टैक्स क्लेम कर लिया, तो किसको बेनिफिट मिला अभी तक? बेनिफिट किसको मिला है? सिर्फ और सिर्फ बायर को। सप्लायर ने तो
ये 18,000 रुपया आउटपुट टैक्स डिक्लेयर करके पे कर दी है ना, उसकी जेब से किया है, क्लेम किसने किया है? मैंने किया है, तो किसको बेनिफिट मिला है? बायर को मिला है। अब यहां पे जब आपने किया तो अब आपके लिए यहां पे आ जाएगा पेमेंट। आपको बोर्ड वाले कहते हैं कि भाई क्लेम कर लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन पेमेंट जो है वो टाइम में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पेमेंट जो है वो टाइमली होनी चाहिए। पेमेंट क्या होनी चाहिए? टाइमली होनी चाहिए। अब पेमेंट का रूल क्या है? दैट इज, याद रखिएगा, पेमेंट मेड बी मस्ट विद इन 180 डेज ऑफ इनवॉइस। क्या रूल है? पेमेंट मस्ट बी मेड विद इन 180 डेज ऑफ। सर जी ये रूल है, सर जी ये रूल है। और ये विद इन का वर्ड कि जिस दिन इनवॉइस जनरेट हुई थी उसके 180 दिन के अंदर क्या करनी है? पेमेंट करनी है। यार ये इनवॉइस तो दी थी ना इसने गुड्स की, फॉर एग्जांपल ये जनरेट हुई 20 फरवरी 2026 पे। क्या हुई है? 20 फरवरी 2026 को उसने आपको इनवॉइस दी, और इनवॉइस की डेट इनवॉइस पे लिखी होगी। हमने इनवॉइस का फॉर्मेट लास्ट लेक्चर में देखा था, उस पर डेट जो है मेंशन है, आपको इनवॉइस दिखाई भी थी। अब यहाँ पे हमने 180 डेज काउंट करने हैं, पेमेंट का टाइम काउंट करना है, ये पॉइंट पेपर में आता है। तो पहले हम आएंगे फेब के महीने में, विद इन का वर्ड इस्तेमाल हुआ है तो 20 भी काउंट होगा। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। क्या ये फेब 28 का 29 का? देख लें, देख ले, देख ले, देख ले, लीप ईयर तो नहीं? चलो पैसे जल्दी आएंगे। फेब के महीना ना बड़ा नाजुक महीना होता है बच्चों के लिए, आपके अटैम्प्ट में 2 दिन मर जाते हैं, तो जल्दी अटैम्प्ट आएगी। अच्छा कब है? 9 दिन बनते हैं इसके। फेब के बन गए, मार्च के बन गए 31, अप्रैल के, मई के 31, जून के 30। कितने हो गए हैं? अभी नहीं हुए। जुलाई के हुए हैं 31। अब बताइएगा ज़रा, 31 जुलाई तक कितने डेज बनते हैं? 162। इसका मतलब अगस्त में अगर हम आए तो 162 18 चाहिए ना। 18 अगस्त 2026 यही है। ये 18 अगस्त इज़ द डेट जहाँ पे आपके 180 डेज जो हैं वो क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्या बनती है ड्यू डेट? 18 अगस्त। क्या बनती है? 18 ऑफ अगस्त। क्या बनती है? 18 ऑफ अगस्त। सर मसला सारा यहाँ पे है। अब देखें, आपने फेब के महीने में ये इनपुट टैक्स क्लेम किया, पेमेंट आपने की ही नहीं थी। पेमेंट का रूल क्या है? 180 डेज के। नाउ व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि आपने 18 अगस्त तक पेमेंट करनी है। आपने अप्रैल के मंथ में पेमेंट कर दी, कोई वॉलेशन हुई? कोई खिलाफ वर्जी हुई? नहीं। आपने मई में पेमेंट कर दी, कोई मसला हुआ? आपने जून में पेमेंट कर दी, कोई इशू हुआ? जुलाई में कर दी। आपने 16 अगस्त को पेमेंट कर दी, कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं। 180 डेज में पेमेंट हो रही ना। तो भाई यहाँ पे आप बेनिफिट ले चुके हुए थे। ड्यू डेट थी 18 अगस्त, ड्यू डेट तक पेमेंट कर दी, सत्ते खैरा, कोई मसला नहीं है। लेकिन जैसे ही 18 अगस्त गुजर गई, आपने पेमेंट नहीं की, अब सिस्टम एक्टिवेट है, अब आपको पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि अब आपने क्या कर लिया है? वॉलेशन कर लिया है। अब जब आप ये भाई साहब अगस्त के महीने की रिटर्न जमा करवाने जाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अगस्त के महीने की सेल्स जो है वो कितनी है? 2 मिलियन की हैं। 2 मिलियन के हिसाब से 18% टैक्स कितना बनेगा? 3,60,000। फॉर एग्ज़ाम्पल इसने जो परचेज़ की है इस महीने की, जो इसकी परचेजेज़ हैं वो हैं 15 लाख रुपए की। क्या है? 15 लाख रुपए की।
इस 15 लाख के ऊपर 18% के हिसाब से टैक्स कितना बनता है इसका? 2 लाख। ये जब अगस्त के महीने की रिटर्न जमा करवाएगा, कहेगा देखिए जी मेरा 3,60,000 तो टैक्स आया है, 200 तो मैंने क्लेम करना है, तो बाकी 90 पे कर देता हूँ। सिस्टम पकड़ लेगा, ठीक है भाईजान रुके ज़रा, क्यों, क्या मसला है? क्योंकि भाईजान वो जो आपने ये जो 20 फरवरी को उधार पे सामान लिया था, फेब के महीने में आपने 18,000 क्लेम किया था, हमने आपको क्लेम करने दिया था, कोई मसला नहीं है, देयर इज़ नो इशू इन डैट, एंड वी हैव गिवन यू अ टाइम ऑफ 180 डेज कि भाई पेमेंट कर दो। तो 180 डेज से 18 अगस्त तक तुमने पेमेंट क्यों नहीं की? तुमने खिलाफ वर्जी की है। अब हम तुम्हें क्या कर देंगे, ये जो तुमने माजी में बेनिफिट लिया था इसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। वहाँ पे लेस करवाया था, अब कहेंगे भाई अब ये डिसअलाउ हो जाएगा। अब देखिए आपने इस महीने कितने क्लेम करने थे? 270। ये उस 270 में से आपको जो 18,000 है वो क्लेम नहीं करने दिया जाएगा। आप कितना क्लेम कर पाएंगे? 2,52,000 ही क्लेम कर पाएंगे। रिमेनिंग जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। कितना आएगा? 1,08,000। ये हम क्या करेंगे? पे करेंगे। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा कि इसको देखिएगा, आप एक वर्ड हम जब बोलते हैं और सेल्स टैक्स में ख़ास तौर के ऊपर हम डिसअलाउड बोल रहे होते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, समझ नहीं आती, सीफा पे बैठे होते हैं, मुंह देख रहे होते हैं, अच्छा डिसअलाउड कैसे होता होगा। ख़ास तौर पर अगर आपने टैक्स डिपार्टमेंट में काम किया ही नहीं हुआ, आपको पता ही नहीं है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और वहाँ पे आप अगर जाके कभी पूछें सीफा में, हर 10 में से 9 बच्चों को जो सबसे जहर सब्जेक्ट लगता है वो टैक्स लगता होता है, समझ नहीं आ रही, बोरिंग होता है। तो ये देखिएगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसअलाउ। फेब में क्लेम किया, लेस किया, अब अगस्त का महीना है, अब क्या है? अगस्त का महीना है। अगस्त के महीने में सामान कितना परचेज़ किया था? 15 लाख का। कितना क्लेम करना था? 270। अगर 360 में से 270 लेस करवाता तो मुझे कितना पे करना पड़ना था? 90 पे करना पड़ना था। तो ये जब मैं 270 क्लेम करने गया, उसने इस 270 में से ये जो 18 जो है वो क्या करवा दिया? लेस करवा दिया कि मैं ये क्लेम नहीं कर सकता। ये जो मैं क्लेम नहीं कर सकता इसको हम क्या कहते हैं? डिसअलाउ। अब पूरे टेक्स्ट में कहीं भी वर्ड इस्तेमाल होगा ना, टैक्स डिसअलाउ 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 डिसअलाउ, उसका मतलब क्या है कि जो करंट ईयर का इनपुट टैक्स है उसमें से हम क्या कर रहे हैं? लेस करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? लेस करवा रहे हैं। इसको हम इनएडमिसिबल भी कहेंगे। क्या कहेंगे? इनएडमिसिबल, मतलब हम इसे क्लेम नहीं कर सकते। तो अब देखें 270 क्लेम करना था, 18 क्लेम नहीं कर पाया। कितना क्लेम कर पाया? 252। कम क्लेम कर पाए हो ना, तो टैक्स मुझे क्या करना पड़ा? ज़्यादा पे करना पड़ गया। तो अगर आप वायलेशन करेंगे, अगर आप 180 डेज में पेमेंट नहीं करेंगे तो आफ्टर 180 डेज क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। गॉट इट? लेकिन इसके साथ पेमेंट के लिए याद रखिएगा, ये पेमेंट करनी है, पेमेंट मस्ट बी मेड विद इन 180 डेज, नंबर 1। और नंबर 2 जो है, पेमेंट मस्ट बी मेड थ्रू बैंकिंग चैनल। ये दोनों असूल, पेमेंट मस्ट बी मेड विद इन 180 डेज ऑफ इनवॉइस एंड पेमेंट मस्ट बी मेड थ्रू बैंकिंग चैनल। और जहाँ पे हम बैंकिंग चैनल की बात करते हैं वहाँ पे हम पर्टिकुलरली जो बात करते हैं वो हम बिजनेस बैंक अकाउंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हम बिजनेस बैंक अकाउंट की बात करते हैं। जो आपने डिक्लेयर किया है आपने उसमें से ही क्या करनी है? पेमेंट करनी होती है। अगर आप पर्सनल बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देंगे क्या हो जाएगी? डिसअलाउ। बेशक टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, भाई फेब में सामान लिया, अप्रैल में पे कर दिया, पेमेंट तो विद इन डेज ही हो रही है, लेकिन पेमेंट कैश में कर दी है या बिजनेस के अकाउंट से पे नहीं की, तो क्या हो जाएगी? डिसअलाउ हो जाएगी। तो क्या हम कैश में पेमेंट कर सकते हैं? द आंसर इज यस। आप कैश में भी पे कर सकते हैं अगर वो इस लिमिट्स के अकॉर्डिंग हो। वो लिमिट्स क्या है कि अगर पेमेंट अप टू 50,000 की है तो 50,000 रुपये तक की आप कोई भी इनवॉइस जो है वो कैश में पे कर सकते हैं, अलाउ हो जाएगी। उसके अलावा जो आपके गवर्नमेंट ड्यूज़ होते हैं या गवर्नमेंट फ़ी होती है
जहाँ जो यूटिलिटी बिल्स वगैरह होते हैं, ट्रैवल और पोस्टेज स्टैम्प्स वगैरह, ये भी कैश में पे कर सकते हैं, इस पे कोई डिसअलाउ आपको नहीं होगा। तो जहाँ पे भी आपने रूल पढ़ना है वो रूल को आपने पढ़ना है कंसोलिडेट करके। रूल क्या है इनपुट टैक्स का कि पेमेंट मस्ट बी मेड विद इन 180 डेज एंड पेमेंट मस्ट बी मेड थ्रू ए बैंकिंग चैनल। पेमेंट must be made within 180 days and payment must be made through a banking channel। क्या रूल है? पेमेंट must be made within 180 days and payment must be made through a banking channel। अगर दोनों ठीक हैं तो ओके। अगर किसी चीज़ की भी वायलेशन होगी तो जो आपने इनपुट टैक्स क्लेम किया होगा वो क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। इसको हम कहते हैं इनएडमिसिबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स। आपका सेल टैक्स का नुमेरिकल खड़ा इसके ऊपर होता है। सेल्स टैक्स में आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करना आसान है, वो सेल बस मल्टीप्लाई करो आ गया। आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स जहाँ पे लेस करवाना है वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए आप जब न्यूमेरिकल्स करने बैठेंगे तो सबसे ज़्यादा एडजस्टमेंट्स किसकी होंगी? इनपुट टैक्स की होंगी। बिकॉज जो चीज़ डिसअलाउ है तो बेनिफिट है, और लेस करोगे तो डिपार्टमेंट को नुकसान है। अब देखें ना, अगर 270 लेस करवाते तो 90 पे करना था, अब कितना पे करना है? 1.8। किसको फ़ायदा हुआ? डिपार्टमेंट को फ़ायदा हुआ। तो रूल्स किसके बारे में है? ज़्यादातर डिसअलाउ के बारे में है। अब आप स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे जाके सारा इसको वाइंड अप करते हैं कि क्या चीज़ें हैं और इसके अलावा और कौन कौन से सिनेरियोज हैं जिसके ऊपर हम इसे क्या करते हैं, डिसअलाउ कर रहे होते हैं। तो पेमेंट के लिए ना आपने ये याद रखना है कि क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स में वो पेमेंट पूछेगा, ये 3 चीज़ें हैं कनेक्टेड जो न्यूमेरिकल्स में आती हैं: पेमेंट, टाइम बार्ड और पेमेंट नॉट मेड विद इन 180 डेज। वो कह देगा, वो देखें जी आपने कोई 11 अगस्त को सामान लिया था जिसकी पेमेंट आप आज कर रहे हैं, आप डेज काउंट करेंगे, अगर 180 डेज में हुआ तो क्लेम हो सकता है, अगर नहीं तो डिसअलाउ करवा रहा होगा। सिमिलरली अगर पेमेंट 50,000 तक की है तो आप बैंक से कर दें, अगर ज़्यादा है तो आप किस में करेंगे? आप थ्रू बैंक के करेंगे। 50,000 तक कैश में हो सकती है। और बैंक अकाउंट बिजनेस का होना चाहिए। किसका? बिजनेस का। आपने पर्सनल अकाउंट से पे कर दी या नॉन डिक्लेयर्ड बिजनेस अकाउंट से, ये भी पॉइंट है। यहाँ पे है डिक्लेयर्ड बैंक अकाउंट। जब आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होते हैं एट दैट टाइम जो कहेंगे ना मेरा ये अकाउंट मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसकी हम क्या करेंगे यहाँ पे बात कर रहे होंगे। और पेमेंट का रूल क्या है? 180 डेज़ का जो है वो हमने यहाँ पे देखा। अच्छा, एक और छोटा सा कंसेप्ट है कि एडजस्टमेंट्स भी हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी के पेएबल भी हैं, ठीक है, आपने किसी के पैसे देने हैं और आपने उससे पैसे लेने भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस बंदे को सामान सेल किया 2 लाख रुपए का उधार के ऊपर, तो ये मेरा क्या है? रिसीवेबल है, इसे मैंने रिसीव कर रहे हैं। और इसको मैंने उसके कोई 1.5 महीने बाद 1.30 का इससे मैंने सामान ले लिया। अब मैंने से क्या करना है? 1.30 पे करना है। 2 लाख लेने, 1.30 का करना है, पे करना है। तो आप कॉन्ट्रा सेटलमेंट भी कर सकते हैं और आप लायबिलिटी डिस्चार्ज करवा सकते हैं कि 1.30 से 1.30 कैंसिल होगी, रिमेनिंग 70 जो है वो हम क्या कर देंगे? डिपार्टमेंट को पे कर देंगे। उसके लिए क्या करनी है? आपने कमिश्नर की अप्रूवल लेनी है कि जी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री पास होने लगी है तो काइंडली हमें क्या कर दें? अलाउ कर दें। ये इंपॉर्टेंट है, बुक में इसको हाईलाइट कीजिएगा। उसके अलावा अगर आप इन कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करते तो आपको क्या होगा? आपको इनपुट टैक्स जो है वो डिसअलाउ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसअलाउ जो है वो हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद है कि इनपुट टैक्स हमने कब क्लेम करना है, ये भी चीज़ याद रखिएगा कि अगर डोमेस्टिक सप्लाई हुई है तो अभी बताया था कि आपको क्या करना है, आपके पास एनटीएन नंबर वगैरह होना चाहिए। और सारा कुछ कौन करेगा? कौन परचेज क्लेम करेगा? रजिस्टर्ड पर्सन करेगा। ऑक्शन में है तो ट्राई चालान होना चाहिए। सप्लायर जिससे सामान लिया है उसने आउटपुट टैक्स डिक्लेयर भी किया हो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में पॉइंट आज तक आया नहीं है, आ सकता है। भाई मैं जिससे सामान लेके आया, मैं इनवाइस लेके आ गया, मैं बड़ा खुश हुआ, इनवाइस आ गई, इनवाइस आ गई, इसने वो नहीं की डिक्लेयर सेल्स, तो इससे जब सेल डिक्लेयर ही नहीं की तो इसने आउटपुट टैक्स पे भी नहीं किया तो वो क्लेम नहीं कर पाऊंगा। तो ये भी है कि सप्लायर क्या करे? उसको डिक्लेयर करे। इम्पोर्ट के केस में क्या है? गुड्स डिक्लेरेशन। और एडवांस, बुक में ना एक लाइन का एरर है, उसको काट लीजिएगा। एडवांस का ट्रीटमेंट होता है, एडवांस का ट्रीटमेंट होता है बिकॉज द थिंग इज रूल क्या था? डेट ऑफ पेमेंट
और गुड्स डिलीवर विच एवर इज़ अर्लियर। तो भाई जब मैं पहले पे करके आ गया, एडवांस पे कर दिया ना, तो मैं क्लेम कर सकता हूँ। हाँ, बट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग आई नीड टू हैव इनवॉइस। मैंने एडवांस पे किया, उसने मुझे एडवांस पेमेंट की इनवॉइस अगर दे दी तो मैं क्या कर लूँगा, क्लेम कर लूँगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद आई कैप का थ्योरेटिकली एक मशहूर और मरूफ सवाल है जो 6 नंबर का भी मिलेगा, 5 नंबर का भी मिलेगा, 4 नंबर का भी मिलेगा, 7 नंबर का भी मिलेगा, कि बताएं जी वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हम इनपुट टैक्स अपना क्लेम नहीं कर सकते। कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हम अपना इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। तो ये आपने याद रखनी है भाई। 3 कंडीशंस तो आपको बता दी हैं, ये 3 तो याद करो। नंबर 1 कौन कौन सी थी? अगर आपका नॉट हैविंग एंटीएन या नेम ऑन इनवॉइस। सर पहली तो ये है आपकी कंडीशन। उसके अलावा नंबर 2 टाइम बार्ड। टाइम बार्ड मतलब क्या था? आफ्टर 6 टैक्स पीरियड्स, ये भी आप क्लेम नहीं कर सकते। उसके अलावा जी पेमेंट मेड नॉट पेड इन 180 डेज। नंबर 4 था नॉट मेड थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह आए बैंकिंग चैनल। सर ये 4 तो है, ये 4 तो कंफर्म है ना, इन पे तो इनपुट टैक्स क्लेम कर नहीं सकते। 6 नंबर का सवाल है, 7 नंबर का सवाल है, 5 नंबर का सवाल है, 4 नंबर का सवाल है। ये 4 लिख लोगे, ये 4 तो नहीं भूलोगे, बिकॉज ये 4 वो हैं जो ऑलमोस्ट हर न्यूमेरिकल्स में मिल रहे हैं, हर जगह पे आपके टेस्ट हो रहे हैं। इनके अलावा कुछ और कंडीशंस जो हैं वो देख लेते हैं। 4 ये याद कर लो, 2 यहाँ से याद कर लो। 6 नंबर का आएगा तो 6-7 पॉइंट लिख लेना, आपको मार्क्स जो हैं क्या मिल जाएंगे, पूरे मिल जाएंगे। और ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ये वो नहीं है कि कभी कभार आने वाला, ये वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली टेस्टेड क्वेश्चन में आता है। अगर थ्योरेटिकली नहीं तो भाई न्यूमेरिकल तो आना ही आना है। ये न्यूमेरिकल में तो इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट है ही है, उसमें तो ये सारा कुछ आ रहा है। ये 4 वो वाले पॉइंट है, वो इम्प्लाइड है, ये आपके पास एक्सप्लिसिटली है कि भाई इन पे तो आप कर नहीं सकते। ये बेशक पेमेंट भी बैंक के जरिए कर रहे हो, पेमेंट 180 डेज में भी कर रहे हो, सारा कुछ सही है, लेकिन आप इन पे क्लेम नहीं कर सकते। ये बड़ा उसने क्या किया है, क्लियरली मना कर दिया, इन पे क्लेम नहीं हो सकता। और वो जो है उस कंडीशंस में क्लेम नहीं हो सकता। वो कंडीशंस हैं, ये हमारे पास काइंड्स हैं। अब कौन सी? कि अगर आपकी गुड्स या सर्विसेज जो बेच रहे हैं वो एग्जेम्प्ट गुड्स हैं। तो भाई एग्जेम्प्ट गुड्स जब पढ़ाई थी तो एग्जेम्प्ट की दुनिया में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि आप अगर एफर्ट्स करते जा रहे हैं, आपका इनपुट टैक्स पूरा जा रहा है, और अगर कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, कोई जवाब ही नहीं मिल रहा, तो क्या होगा? तो क्या होगा? वेस्ट होगा। क्यों भी अहमद भाई? उसके बाद जो एक्स्ट्रा टैक्स पे करेंगे आप, सर एक्स्ट्रा टैक्स भी क्लेम नहीं हो सकता। अब देखिए ना, एक है 18% टैक्स, वो तो उसमें तो क्लेम होगा। जो टैक्स है फर्दर वो भी क्लेम नहीं हो सकता, एक्स्ट्रा टैक्स है वो भी क्लेम नहीं हो सकता। अब ये इतना बारीक सा पॉइंट है और इतना ही जेनेरिक है, लेकिन बच्चे इसमें गलती करेंगे। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। चलिए मैं आपको साथ ही ना एक कनेक्टेड टॉपिक इसका करवा देता हूँ, इसको से कनेक्ट कीजिएगा। स्लाइड नंबर कौन सी थी हमारी? 56। ये देखें, हमने अभी एक रूल पढ़ा, आप ये चैप्टर में भी एंड में होगा, जो अभी हमने रूल पढ़ा था कि भाई आपके पास रजिस्टर्ड हो, आपके पास इनवॉइस हो, फिर ही आप क्या कर सकते हैं, इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। अब ये एक रूल है, पेमेंट या परचेज ऑफ स्टॉक बिफोर रजिस्ट्रेशन। क्या रूल है? परचेज ऑफ स्टॉक बिफोर रजिस्ट्रेशन। भाई मैं सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड ही नहीं था, देखिए मैंने स्टॉक परचेज कर लिया, मैं आज कारोबार शुरू करता हूँ और मैंने आज अपनी एक दुकान सेटल कर ली, सारा कुछ बना लिया, और मैं अब जाके अप्लाई करता हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए, तो टाइम लगेगा। लेकिन मैंने आज कारोबार शुरू किया, इन्वेंट्री बना कर रख ली है, तो मैंने कुछ इन्वेंट्री तो खरीदी है और मैं सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हूँ ही नहीं। जब मैं सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड ही नहीं हूँ, फॉर एग्जांपल आज डेट है 1 फरवरी, आज मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ, बट मैं आज सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं था। मैंने कुछ गुड्स जो है इन्वेंट्री परचेज़ की है, फॉर एग्जांपल वो मैंने परचेज़ की 30 लाख रुपए की इन्वेंट्री परचेज़ करके आया।
मैं चूँकि सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं हूँ, जब मैंने इन्वेंट्री परचेज़ की होगी, जिस बंदे ने मेरे से टैक्स लिया होगा, मैं आज के दिन कौन हूँ? एज ऑफ टुडे आई एम अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो इसका मतलब जब मेरे से टैक्स लिया गया होगा 3 मिलियन, इसके ऊपर 18% कितना बनेगा? 5,40,000। और चूंकि मैं आज कौन हूँ? अनरजिस्टर्ड, तो उसने क्या लिया होगा? फॉर टैक्स, बिकॉज आज तो मेरा कुछ है ही नहीं कि मैं रजिस्टर्ड हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा। तो 3 मिलियन का मैंने 4% भी पे किया, कितना बनता होगा ये? 1,20,000। तो मैंने आज के दिन कितना पे किया होगा? 6,60,000 मैं पे करके बैठा हूँगा क्योंकि मैंने आज स्टॉक परचेज किया है बिफोर गेटिंग रजिस्टर्ड। ठीक है, लेकिन अब मैंने बाद में फैसला किया यार तो मैं बेवकूफ़ था, मैं हो तो रजिस्टर्ड, मैं क्या हो जाता हूँ? मैं रजिस्टर्ड हो जाता हूँ। अगर मैं अब जाके अप्लाई करूँ रजिस्ट्रेशन का, असूल क्या है? विद इन 30 डेज ऑफ स्टॉक, जब मैंने स्टॉक परचेज किया, अगर स्टॉक परचेज करने के बाद मैं 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर्ड हो जाता हूँ। क्या हो जाता हूँ? 30 दिन के अंदर रजिस्टर्ड होता है। फॉर एग्जांपल मैं 25 फेब को क्या हो जाता हूँ? रजिस्टर्ड हो जाता हूँ सेल्स टैक्स में। तो क्या मैं इनपुट टैक्स क्लेम कर पाऊंगा इन स्टॉक के ऊपर जो मैंने पहले परचेज किया था? द आंसर इज यस। आप अगर 30 दिन में रजिस्टर्ड हो रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास इनवॉइस मौजूद है। नंबर 3, जितना फिजिकल इन्वेंटरी पड़ी है, इतनी फिजिकल इन्वेंटरी पड़ी है। सर मैंने स्टॉक लिया था कितने का? 3 मिलियन का। आज मेरे पास स्टॉक कितना मौजूद है? 24 लाख का। तो 24 लाख का 18% कितना बनता है बताइएगा जरा? कितना? सर ये 4,32,000 ये फिजिकल इन्वेंटरी का है, ये मैं क्या कर सकता हूँ? क्लेम कर सकता हूँ। क्या कर लूँगा? क्लेम कर लूँगा। लेकिन ये जो मैंने पे किया ना, एक्स्ट्रा टैक्स या फर्दर टैक्स, ये क्लेम नहीं हो सकते। ये फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्सेस वगैरह कभी भी एडजस्ट या क्लेम नहीं हो सकते। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और अगर इंपोर्ट की है, इंपोर्ट के केस में सेम रूल है, बट टाइम लिमिट क्या हो जाएगी? 90 डेज़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 90 डेज़ जो है वो हो जाएगी। ये इतना बारीक सवाल है, ये थ्योरेटिकल आएगा और बच्चे इसमें मिस्टेक करेंगे। उससे कहना जी बताएं ये आपने परचेज़ किया था बिफोर स्टॉक ऐसे वैसे, ये कहना भाई देखा जाए वो रजिस्टर्ड नहीं था तो क्लेम नहीं कर पाए, गलत है। आपने अगर बिफोर रजिस्ट्रेशन स्टॉक लिया है, अगर आप विद इन 30 डेज रजिस्टर्ड होते हैं, आप क्लेम कर सकते हैं। बट कितना? जितनी फिजिकल इन्वेंटरी वेरीफाई होगी, जो बिक गई है उसके ऊपर आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है गुड्स एंड सर्विसेज स्पेसिफाइड बाय बोर्ड, या अगर बोर्ड कोई गुड्स एंड सर्विसेज पे कह दे कि आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। फिर गुड्स एंड सर्विसेज वेयर सेल टैक्स हैज़ नॉट बीन डिपॉजिटेड बाय सप्लायर, मैं सामान लेकर एक बंदे से, मेरे पास इनवॉइस है, मैं क्लेम करने बैठा हूँ, कंप्यूटर पे एंट्री की, उसने सेल डिक्लेयर नहीं की हुई, जब तक वो सेल्स डिक्लेयर नहीं करेगा तो मैं नहीं क्लेम करूँगा, बिकॉज एक की सेल्स दूसरे की क्या होती है? परचेज होती है। उसके बाद है फेक इनवॉइसेस, अगर रसीद जाली हो तो क्या होगा? यू नो बेटर। उसके बाद है परचेजेस वेयर इंफॉर्मेशन इज़ नॉट प्रोवाइडेड, आपने कोई परचेजेस की है, आपसे कमिश्नर जो है पूछता है यार इसके डॉक्यूमेंट्स दो, पेमेंट कहाँ से की है, डिटेल्स दो, आप रेलेवेंट डॉक्यूमेंट डिटेल्स सबमिट नहीं करवा पाते, क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद है जी परचेजेस विद क्रस्ट डिस्क्रिपेंसी हैज़ इंडिकेटेड। अब ये डिस्क्रिपेंसी, चूँकि आपने एक वर्ड याद रखना है न्यूमेरिकली, इसके 2 ट्रीटमेंट है, एक तो प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट है, एक न्यूमेरिकल बेस्ड है जो पेपर में करना है। पेपर में एक ही ट्रीटमेंट है, जहाँ पे डिस्क्रिपेंसी का वर्ड लिखा हुआ आ गया आप उसे क्लेम नहीं कर सकते, डिसअलाउ हो जाएगा। डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है एरर, ये होता है टेम्परेरी बेस्ड एरर, सिस्टम बेस्ड एरर है। क्या? सिस्टम बेस्ड। एग्जाम्पल देता हूँ, आपने सामान परचेज़ किया फॉर एग्ज़ाम्पल 30 जनवरी को, क्या 30 जनवरी को जुम्मे का दिन था, आप सामान परचेज करके लेके आ गए, उसने आपको इनवॉइस इशू कर दी फ़ौरन, सामान परचेज किया 4:34 PM के ऊपर, तो वो उसकी दुकान बंद हो रही थी, हफ्ता इतवार बंद करता है वो, तो अकाउंटेंट ने आपके पास सामान दिया, इनवॉइस दी और चला गया कि आगे या मंडे को कर लूँगा। अब वो मंडे को आया, मंडे को तारीख 2 फरवरी, मंडे को क्या तारीख हुई? 2 फरवरी। अब वो सिस्टम में आज एंट्री करेगा बैठ के, तो उसने वो इनवॉइस किस डेट पर एंटर की है? आपके पास इनवॉइस किस डेट की है? इसका मतलब जब आप जनवरी की रिटर्न जमा करवाने जाएंगे, जब आप 30 तारीख की एंट्री पास करेंगे, आप इनवॉइस एंटर करेंगे 30 तारीख को, तो क्या आएगा? इनवॉइस नॉट फाउंड। सही है ना? क्योंकि 30 तारीख की तो उसकी एंट्री नहीं की थी, चला गया था। इनवॉइस क्या 30 को मिल रही है? नहीं, वो तो कब आ रही है? 2 को।
अब ये क्या है? डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी बेसिकली सिस्टम एरर है, क्रॉस मैचिंग एरर है कि परचेज इनवॉइस को सेल्स के साथ इन मैच नहीं किया जा रहा। इसका एक ट्रीटमेंट है जो प्रैक्टिकली होता है, वो है प्रोविजनली बेसिस के ऊपर। आपको डिस्क्रिपेंसी आती है, आप जाके बात करते हैं कमिश्नर से, वो आपको कहता है भाई ठीक है अभी लेस करवा लो, इस महीने लेस करवा लो, तुम्हारे पास अगले महीने का टाइम है। मतलब जब तुम फेब की रिटर्न जमा करवाने गए हो 15 फेब को, डिस्क्रिपेंसी आ गई, मैंने कहा सर देखें ये कर दें, उसने कर दी, अब मेरे पास टाइम है अगले महीने मार्च की 10 तारीख तक का कि जाके बात करो सप्लायर से, उसे कोई ये कंप्यूटर में एंट्री ठीक कर दे, वो एंट्री ठीक कर देगा, डिस्क्रिपेंसी रिमूव हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। ये तो है प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट। न्यूमेरिकल क्या करना है? न्यूमेरिकल में जहाँ पे वर्ड डिस्क्रिपेंसी का लिखा हुआ आ गया, क्या हो जाएगी? आपको डिसअलाउ हो जाएगी, आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। ये न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट है, और डिस ट्रीटमेंट न्यूमेरिकल के डिसअलाउ करनी है, ये क्लेम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है गुड्स सर्विसेज नॉट रिलेटेड टू टैक्सेबल सप्लायर्स, मतलब जो आपके टैक्सेबल सप्लायर से गुड्स रिलेट ही नहीं कर रही, वो भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। फिर गुड्स और सर्विसेज फॉर पर्सनल या नॉन बिजनेस यूज, आपको डे वन पे पैसा कि जो एंड कंज्यूमर होता है उससे खुद इस्तेमाल करनी है, तो आप जो खुद गुड्स इस्तेमाल कर रहे हैं बीइंग एंड कंज्यूमर, उस पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता। फिर गुड्स जो आप इस्तेमाल करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी में, जैसे बिल्डिंग, फिक्सचर, फर्नीचर, फिटिंग्स, सैनिटरी का सामान, या पेंट शेंट इस्तेमाल की है, या बीइंग एंड कंज्यूमर इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आप इस पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। भाई आप सीमेंट लेके आए हैं, दीवारों पे लगा दी है, सीमेंट के ऊपर टैक्स पे किया, बट आप इसे क्लेम नहीं कर सकते बिकॉज आप एंड कंज्यूमर है। हाँ, आपकी सीमेंट की एजेंसी होती फिर आप क्लेम कर सकते हैं। आप पेंट लेके आए हैं, दीवारों पे कर दिया, नहीं क्लेम कर सकते। आप पेंट आपका होता है स्टॉक एंड ट्रेड, आप क्लेम कर सकते, ठीक है। उसके बाद है व्हीकल्स, फर्नीचर, एक ऑफिस इक्विपमेंट वगैरह, इस पर क्लेम नहीं हो सकता इनपुट टैक्स, बिकॉज आपने व्हीकल लिया, आप एंड कंज्यूमर है, इक्विपमेंट लिया, आप एंड कंज्यूमर, तो सारे आप कौन है? आप एंड कंज्यूमर के तौर पर क्या है? बैठे हुए हैं। हाँ, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल कैश रजिस्टर। आप जाएँ, वो काउंटर्स लगे होते हैं, कंप्यूटर लगे होते हैं, वो सारा वो बना होता है, वो काउंट करता है, टिन खोलता है, पैसे काउंट करता है, वो करता है, तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर। वो मशीन का पार्ट है। मशीन्स जो है ना, जो मशीन्स हैं उनके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम हो सकता है, बाकी उसके अलावा इन गुड्स पे नहीं हो सकता। फिर सर्विसेज जिसको प्रोविंशियल लॉ के अंदर टाइम बार्ड किया गया, ये क्लेम नहीं कर सकते। इंपोर्ट या मशीनरी, या वो सारी मशीनरी जो एड स्केड्यूल में फॉल कर रही हैं, आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते। जो सप्लायर जो सेल्स डिक्लेयर नहीं की एट टाइम ऑफ रिटर्न, उस पर नहीं कर सकते। या इंपोर्ट ऑफ स्क्रैप ऑफ कंप्रेसर, आप उस पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। या अगर आपने इनपुट टैक्स की हैं, सेल्स की हैं उस सप्लायर को जिसके जो बंदा रजिस्टर्ड नहीं था, उस पर भी क्लेम नहीं कर सकते। ये लिमिट क्या है? एक बंदा, इसको याद रखिएगा, एक वो बंदा जिसको आप सेल कर रहे हैं, वो बंदा सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, उसको आप ₹1,00,000 के ऊपर की सेल्स करेंगे तो देन यू हैव टू डू वन थिंग, उसका आईडी कार्ड लेना है। आईडी कार्ड लेने के बाद ही सेल्स डिक्लेयर करनी है। आप उस क्रेडिट कॉपी नहीं लेते, आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पाएंगे। ये पेपर में पॉइंट आ चुका हुआ है। फॉर एग्जांपल कह देगा जी आपने एक मिस्टर अजमल को सेल्स की हैं ₹3,00,000 की, वो सेल्स टैक्स में अनरजिस्टर्ड था और उसने आपको आईडी कार्ड प्रोवाइड नहीं किया, इस 3,00,000 के ऊपर टैक्स इनपुट बनता है आपका ₹1,00,000। आप ये 1,00,000 नहीं क्लेम कर पाएंगे, क्या हो जाएगा? डिसअलाउ। तो उसका आईडी कार्ड लेना है। हाँ, अगर वो आईडी कार्ड गलत दे दे, एक्सपायर दे दे, तो उसकी लायबिलिटी आप पे नहीं है, बिकॉज आपने बोनाफाइड इंटेंशंस में क्या लिया था? आईडी कार्ड जो है वो लिया हुआ था। तो सर ये सवाल वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है थ्योरेटिकली, एंड लिस्ट द कंडीशन इन विच इनपुट टैक्स कैन नॉट बी क्लेम्ड। तो 4 ये है, 3 इसमें से कोई याद कर लो भाई, पूरे नंबर है, पूरे नंबर है। न्यूमेरिकली तो आना ही आना है। ये न्यूमेरिकली में आपको देखना पड़ेगा, न्यूमेरिकली ये आना ही आना है। और न्यूमेरिकली पता क्या आएगा आपको एग्जैम्प्ट, वो तो हमने देखा हुआ है कि कैसे है, किस तरह से हम लेके चल रहे होते हैं। तो ये चीज़ आपने फिर याद रखनी है। इसमें से 4 पॉइंट ये, कुछ पॉइंट ये, ताकि आपको पेपर में निकल जाए। फिर ये हमने देख ली है। अब एफपीआर के पास ना ये पावर है, वो किसी भी बंदे को सेल्स की हैं उसका इनपुट टैक्स क्लेम करने से रोक सकता है। और आईडी कार्ड वाला भी, अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल कर रहे हैं ₹1,00,000 से ऊपर की, तो आप उससे इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हमने ये सारा इनपुट टैक्स क्लेम करने का रूल जो है वो डिस्कस कर लिया, क्या है और क्या नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर आपने ट्रांजैक्शन पार्टली की है इन कैश और इन काइंड, उसके लिए जो क्या रूल था, ओपन मार्केट प्राइस पे ही हम कंसीडर कर रहे होते हैं। तो लेकिन इसके लिए भी याद है कि गुड्स जो आपने दी हैं वो टैक्सेबल होनी चाहिए। जो आपने बेशक इन काइंड सामान बेचा है, आपने जो गुड्स ली हैं उनका रिकॉर्ड मेंशन होना चाहिए। और जो पेमेंट्स आपने बेशक वो की हैं कैश वाली,
लेकिन अगर 50,000 से ऊपर की हैं तो वो भी किसके ज़रिए होनी चाहिए, बैंक के ज़रिए होनी चाहिए। किसी चीज़ की वायलेशन हुई तो ये भी क्लेम नहीं हो पाएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है इन काइंड्स में। इन काइंड का मतलब है कि भाई कुछ पेमेंट कुछ एसेट, एसेट भी अगर रिकॉर्ड करे जो आपने दिया उसने दिया है, और पेमेंट भी कैश में नहीं होनी चाहिए कि 50,000 से ज़्यादा है तो, अदरवाइज इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो पाएगा। ठीक है जी। उसके बाद ना हम डिस्कस करते हैं जो स्प्रिंग 2025 का सवाल है, ये ऑटम 24 का सवाल है, 7 नंबर का, डेबिट नोट के ऊपर और क्रेडिट नोट के ऊपर। हालांकि बड़ा आसान है लेकिन आवाम जो है इसके ऊपर भी प्रॉब्लम्स जो है फेस करती है बेचारे, उनको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट समझ ही नहीं आता। हालांकि आप पीआरसी में अकाउंटिंग पढ़ के आ चुके हुए हैं और अकाउंटिंग में डेबिट नोट याद है, क्रेडिट नोट याद है। डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है? नहीं वो लिमिट काट दो, वो लिमिट काट दो, वो लिमिट नहीं है, लिमिट 10 मिलियन की नहीं है। वो जो 10 मिलियन का रूल है ना, अब वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, वो जिसको चाहे डिसअलाउ कर दे। लेकिन सिंगल सेल के ऊपर लिमिट जो है वो 1 लाख रुपए की है। 1 लाख का सेल कर रहे हो तो आईडी कार्ड लाजमी लेना, अदरवाइज़ वो आपको डिसअलाउ हो जाएगा। एक दफ़ा देख लें आप इसको, जो मैं बुक से बता देता हूँ। हमने बुक से ये एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स जो है वो कर लिया, आगे ये सिनेरियोज, ये सी जो है ये भी डिस्कस कर लिया, पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल भी डिस्कस कर लिया, बिजनेस बैंक अकाउंट, ये पेबल्स का भी मैंने बता दिया। इसमें ये लिमिट अब नहीं है, इसको बस याद रखिएगा, ये गवर्नमेंट अलाउ कर देगी, जिसके ऊपर तो आप क्लेम नहीं कर सकते। ये चीज़ आप बस देख लें। इसको अगर आपने 1 सेकंड में देखना है, 1-2 मिनट में, इसमें कोई पॉइंट पूछने वाला है तो पूछ लें, फिर मैं आगे चलता हूँ डेबिट नोट के ऊपर और क्रेडिट नोट के ऊपर। उसके बाद है हमारे पास डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। वैसे तो पेपर में बड़ी इसकी सिंपल एडजस्टमेंट आती है। अगर पेपर में डेबिट नोट लिखा है, क्रेडिट नोट लिखा है, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, अकाउंट फॉर कर सकते हैं, बस न्यूमेरिकली एक एडजस्टमेंट होती है। क्रेडिट नोट बेसिकली सेल्स रिटर्न्स को डिस्कस करेगा, डेबिट नोट जो है बेसिकली किसको डिस्कस करेगा, परचेज रिटर्न को जो है वो डिस्कस कर रहा होगा। अगर सेलर की रिटर्न जमा होती है अब हमारे पास ये चीज़ जो है पेपर में लाजमी आनी है, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। सेल्स रिटर्न्स क्रेडिट नोट, परचेज रिटर्न डेबिट नोट। असूल क्या है कि सेल्स रिटर्न्स जो हैं वो हम हमेशा लेस करवाएंगे जाके फेस के ऊपर, और जो परचेज रिटर्न्स हैं वो हम हमेशा लेस करवाएंगे जाके वर्किंग के ऊपर लेस करवाएंगे। ये हमारा असूल है। अब याद रखिएगा कि व्हाट इज़ क्रेडिट नोट। कोई भी ऐसा इवेंट जिससे सेल्स वैल्यू कम हो रही है या टैक्स इनवॉइस कम हो रही है, टैक्स का इंसिडेंट कम हो रहा है, वो मेरा क्या कहलाएगा, क्रेडिट नोट, जिसमें गुड्स रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड या ओवर बिलिंग वगैरह आ रही है। अब आप वैल्यू कम कर रहे हैं तो क्या इशू करेगा, क्रेडिट नोट। और अगर आपकी वैल्यू बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ने से टैक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा, तो क्या इशू करेंगे आप, डेबिट नोट इशू जो है वो कर रहे होंगे। देखें, जहाँ पे आपकी लायबिलिटी कम हो रही है, यहाँ पे टैक्स कम हो रहा है, टैक्स कम होगा, गवर्नमेंट को फ़ायदा नुकसान है, गवर्नमेंट को टैक्स कम होगा, फ़ायदा नुकसान है, तो फिर 180 डेज़ में ही आपने करना, जो हमने रूल पढ़ा ना, सेम विद इन 180 डेज़ में करने। और अगर टैक्स बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को फ़ायदा क्या नुकसान है, तो टैक्स बढ़ने में फ़ायदा है, उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो जब चाहें आप क्या कर सकते हैं, आप उसको लेकर चल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। हम ज़रा यहाँ पे देखते हैं कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के पर्टिकुलर्स क्या होते हैं, क्या कुछ इसमें आएगा। ये सवाल है पेपर में, पर्टिकुलर्स वाला ये लाजमी आया होता है। तो ये इनवॉइस का फॉर्मेट ही होता है, क्या है क्या नहीं है। पहला कि नेम एंड एनटीएन लिखा होगा रेसिपिएंट का, सप्लायर का, नंबर ऑफ इनवॉइस क्या है क्या नहीं है, ओरिजिनल इनवॉइस का वो बताया जाएगा, रीजंस ऑफ इशुएंस ऑफ नोट, कि भाई गुड्स रिटर्न हो रही हैं, सेल्स रिटर्न हो रही है, गुड्स डैमेज हो गई हैं, गुड्स एक्सपायर हो गई हैं, क्वांटिटी क्वालिटी उस पर हम बताएंगे।
सिग्नेचर एंड सील ऑफ ऑथराइज पर्सन, कि जो ऑथराइज पर्सन है उसके नाम पता जो है वो हमने क्या किया होगा, लिखा होगा, कितनी क्वांटिटी रिटर्न हुई है, कितनी क्वांटिटी जो है वो कैंसिल हुई है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, बताएंगे। ओरिजिनल इनवाइस, रिवाइज इनवाइस और उसका जो सेल टैक्स का डिफरेंस होगा वो भी हम क्या करेंगे, बता रहे होंगे। तो ये सारे पर्टिकुलर्स होते हैं कि ये हमारी इनवाइस रिजल्ट थी 5 लाख की, रिवाइज कितने की हुई है, 4 की, टैक्स का कितना फ़र्क पड़ा, 5 पे 90 था, अब 4 पे कितना है, 72 है, तो कितने का फ़र्क पड़ा, 18 का फ़र्क जो है पड़ रहा होगा। तो आप इस तरह लिख के देंगे कि भाई ये रीज़न है हमारी इसको डेबिट नोट या क्रेडिट नोट को इशू करने का। तो ये आपके पर्टिकुलर्स हैं जो आपने यहाँ बताने होते हैं। जो है ना आपका आई गेस स्प्रिंग 25 का सवाल है या ऑटम 24 का सवाल है सर, वो सिर्फ इसके ऊपर एक्सप्लेन हो रहा है। ये जो तस्वीर है आपके ऊपर क्या कि अगर आपका ये देखें आपकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाए तो सप्लायर क्या इशू करेगा। तो भाई अगर सप्लायर डेबिट नोट इशू कर रहा है तो बायर क्या रिसीव करेगा। सप्लायर ने डेबिट नोट भेजा, बायर ने क्या किया, डेबिट नोट रिसीव किया। ये चीज़ याद रखना, लॉजिकल चलना। अगर ये डेबिट नोट इशू कर रहा है तो इसके बदले में अगर नोट इशू करना हो तो बायर कहाँ भेजेगा, क्रेडिट नोट इशू करेगा। तो भाई अगर एक का डेबिट नोट है दूसरे का क्या होगा, क्रेडिट। ये इशू करने की बात है। अगर इसने डेबिट नोट इशू किया, भाई मैं डेबिट नोट दे रहा हूँ, तो ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है, डेबिट नोट एक्सेप्ट कर रहा है, तो बदले मुझे क्या देगा, ये क्रेडिट नोट देगा। ये चीज़ याद रखनी है। ये बेसिक वो पीआरसी की अकाउंटिंग में आप पढ़ के आ चुके होंगे। ये पीआरसी की अकाउंटिंग है, ये टैक्स का ताल्लुक नहीं है। तो आपका जो टैक्स ताल्लुक है वो क्या है कि अगर सप्लायर डेबिट नोट इशू कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि सेल्स टैक्स इंक्रीज हुआ है तो वैल्यू क्या हुई है, आपकी बढ़ गई है। तो आप क्या करेंगे, डेबिट नोट पे जो आपका सप्लायर का नाम एनटीएन लिखा होगा, नंबर ऑफ डेट, ओरिजिनल वैल्यू, सेल टैक्स वैल्यू, डिफरेंस कितना हुआ है बीच में, रीज़न और जो साइन सिग्नेचर है वो क्या किया रहेगा, वो आप जमा करवाएंगे। तो ये है इन केस ऑफ इंक्रीज़ पर टैक्स गवर्नमेंट के पास क्या रहेगा, ज़्यादा। तो इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब दिल में कर दो, साल बाद भी हो जाएगा इंक्रीज़, कोई मसला नहीं है, बिकॉज टैक्स क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। अगर सप्लायर इशू करे क्रेडिट नोट, सर अगर सप्लायर इशू करे क्रेडिट नोट तो क्या होती है, वैल्यू डिक्रीज़ होती है। क्या होती है, वैल्यू डिक्रीज़ होती है। सर जब वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो गवर्नमेंट को फ़ायदा कि नुकसान है। सर जब गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है तो फिर तो कहते हैं ये सारा कुछ करो बट विद इन 180 डेज ऑफ इनवाइस। अगर 180 दिन के आया बाद याद तो फिर फारग हो, फिर आप यहाँ से निकल जाओ। और इसके लिए भी नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ इनवाइस, ओरिजिनल वैल्यू, डिफरेंस, रीज़न, सिग्नेचर, सील, सारा कुछ जो है वो आपने यहाँ पर करना होता है। तो किसके ऊपर अप्लाई होगा, डेज लिमिट, जब असूल्स क्रेडिट नोट के ऊपर, बेसिकली किसके ऊपर होगा, क्रेडिट नोट के ऊपर। एक बड़ी सिंपल, आप देखिए टैक्स लायबिलिटी कम हो रही है तो डेज लिमिट अप्लाई करनी है, टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही है, डेज लिमिट अप्लाई नहीं करनी। फिर क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू करने की वजूहात क्या होती हैं। डीसीएन हम कब इशू करते हैं, रिमेंबर, कोई भी ऐसा इवेंट जिसकी वजह से आपकी इनवॉइस या आपकी ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस में कुछ तब्दीली आ रही है, कोई भी ऐसा इवेंट जिसकी वजह से इनवॉइस में या रिटर्न में तब्दीली आ रही है, तो कैसे आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, बाय डेबिट एंड क्रेडिट नोट इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। वो रीज़न क्या हो सकती हैं कि गुड्स मॉडिफाई हो गई हैं, सप्लाई नेचर चेंज हो गई है, गुड्स रिटर्न हो गई है, इनवॉइस का वैल्यू चेंज हो गई है, चेंज इन वैल्यू सप्लाई हो गई है, या गुड्स कैंसिल हो गई। ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आपकी इनवॉइस चेंज होगी। क्योंकि आपकी इनवॉइस चेंज होगी तो आप क्या करेंगे, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट जो है वो इशू कर रहे होंगे। डन है। तो एडजस्टमेंट के बारे में आपको मैंने बता दिया है कि डेबिट नोट की डिटेल्स वगैरह क्या होंगी, किस पर डेज लिमिट लगेगी, किस पर डेट्स लिमिट नहीं लगेगी, वो हमने बता दी है। और जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा वही क्या करेगा, नोट इशू करेगा। फॉर एग्जांपल आप सप्लाई चेन में हैं, आप सेलर हैं, आप रजिस्टर्ड हैं, बायर जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, इसने गुड्स रिटर्न कर दिए हैं, ये तो कोई नोट इशू नहीं कर सकता। मैं सेलर हूँ, मैं क्या करूँगा, अपना जो रेलेवेंट नोट है वो इशू कर रहा हूँगा। तो जो अगर दोनों बंदे रजिस्टर्ड हैं तो इशू कर दो, अगर एक बंदा रजिस्टर्ड है तो अपना क्या करेगा, नोट जो है वो इशू कर रहा होगा। ठीक है। फिर इसी के साथ इसी का टॉपिक है वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स का। इसी के साथ इसी का टॉपिक है वो डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स का है कि भाई आपको सेल्स रिटर्न हुई है,
क्या हुई है, सेल्स रिटर्न हुई है। क्यों हुई है? बिकॉज गुड्स आपकी अनफिट फॉर कंजम्पशन थी। आपने फॉर एग्जांपल ब्रेड बेची है, आपकी ब्रेड की कंपनी है, दूध बेचे, दूध की कंपनी है, चीज़ है, फॉर चीज़ ले लेते हैं, आप चीज़ बेच रहे हैं तो चीज़ की एक शेल्फ लाइफ है, उसके बाद चीज़ क्या हो जाएगी, एक्सपायर। तो आप दुकानदार को चीज़ दे के आए हैं, चीज़ एक्सपायर हो गई तो क्या करेगा, वो आपको वापस करेगा। तो ये क्या हो गई, आपकी सेल्स रिटर्न्स हुई है। जब सेल्स रिटर्न्स हुई है तो ठीक है, वो क्रेडिट नोट जो है वो तो इशू होगा। ये तो ये यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है ना, क्रेडिट नोट क्या होगा, इशू होगा, ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब जब गुड्स वापस की गई हैं तो भाई ये गुड्स कौन सी थी, जो अनफिट फॉर कंजम्पशन थी। अब आप खुद सोचें कि मेरी कंपनी है, मैं चीज़ बना के बेच रहा हूँ, तो जब मैंने चीज़ बना के सेल की, 2 माह की उसकी फॉर एग्जांपल लाइफ है, 2 माह में एक्सपायर होती है, चीज़ बना के मैंने बेची, मैंने सेल्स की, आउटपुट टैक्स आया, मैंने डिक्लेयर कर दिया। वो चीज़ बनाते हुए जो इनपुट टैक्स था मैंने क्लेम कर लिया हुआ था। फॉर एग्जांपल मैंने फेब में चीज़ बनाई थी, मैंने फेब के महीने में जो उस चीज़ का इनपुट टैक्स था क्लेम कर दिया, मैंने सेल कर दी। मार्च अप्रैल में भाई साहब ने मुझे चीज़ जो है रिटर्न कर दी। क्यों? क्योंकि वो क्या हो गई है, एक्सपायर हो गई है। अब वो एक्सपायर क्या है, गुड अनफिट फॉर कंजम्पशन है। गुड्स वापस आ गई मेरे पास, विद इन 180 डेज आ रही हैं, ठीक है, ओके। अब मैंने क्या इशू किया, क्रेडिट नोट इशू कर दिया, कहानी ठीक हो गई। ये तो इनकी एडजस्टमेंट हो गई, मेरी भी सेल्स रिटर्न हो गई, अब मेरे पास गुड्स वापस आ गई हैं। अब ये मुझे क्या कहेंगे भाई साहब डिपार्टमेंट वाले, ये जो आपको गुड्स वापस आई हैं सेल्स, इनको तो क्या करो, सबसे पहले डिस्ट्रॉय करो, बिकॉज आप इनको बाद में सेल नहीं कर सकते, ख़त्म करो, इनको तल्फ कर दो। दूसरा, जब आपने फेब में सेल्स की थी, मैंने कहा हाँ जी, तो आपने इस चीज़ के ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम किया था ना, मैंने कहा हाँ जी मैंने क्लेम किया था। अब तो गुड्स वापस आ गई हैं, हाँ जी, और गुड्स ख़राब भी हो गई हैं, हाँ जी, और गुड्स तो तबाह भी करना पड़ेगा, हाँ जी, जब गुड्स है ही नहीं तो इनका फिर इनपुट टैक्स क्यों क्लेम किया था। तो अब जो है इनका इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। जितना मैंने वो माजी में क्लेम किया था, अब वो सारा क्या किया जाएगा, डिसअलाउ किया जाएगा। और जो गुड्स को डिस्ट्रॉय किया जाएगा, डैट शुड बी बिफोर जो ऑफिसर होगा कमिश्नर का, डिपार्टमेंट का बंदा आएगा, उसके सामने हम क्या करेंगे, इन गुड्स को डिस्ट्रॉय कर रहे होंगे। तो ये बेसिकली वही सेल्स रिटर्न्स है, बस एक स्टेप एडिशनल है, वो कौन सा है, गुड्स को हमने क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है, किसके सामने, कमिश्नर के सामने। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब देखिएगा इसमें से सवाल कितने आए हैं, और यही सवाल हैं याद रखने वाले। ऑटम 2019 का सवाल है, देयर आर सर्टेन गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर एज दे आर अनफिट फॉर द कंजम्पशन एंड द सेलर हैज़ नो ऑप्शन बट टू डिस्ट्रॉय देम। Specify the procedure which must be followed by a person under the sales tax rule 2006 for destruction of such goods। तो भाई क्या प्रोसीजर है, गुड्स रिटर्न हो जाएंगी, आप डिपार्टमेंट के बंदे सामने गुड्स क्या करोगे, डिस्ट्रॉय करोगे, जो इसके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम किया था वो क्या हो जाएगा, आपका इनएडमिसिबल जो है वो हो जाएगा। फिर where for any valid reasons the value of supply or the amount of sales tax mentioned in the sales tax invoice issued was changed, the supplier shall issue a debit note or a credit note। Discuss the rules relating to the adjustment of input and output tax on the issuance of debit note and credit note as specified in the sales tax act। तो बताइए क्या रूल हैं हमारे, क्या रूल नहीं है, वो हमने क्या करने हैं यहाँ पर बताने हैं। तो सर अभी हमने क्या रूल पढ़े थे कि अगर आपका सेल्स क्रेडिट नोट इशू की है, चाहे टैक्स लायबिलिटी कम हो रही है तो ये विद इन 180 डेज ऑफ इन्वॉइस इशू होनी चाहिए। अगर टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही है, इस पर कोई टाइम लिमिट हमारा अप्लाई नहीं होगा। एक तो हमने ये चीज़ें याद की, नंबर 1। नंबर 2 जो है, जो इशू करेंगे तो नेम, उसके जो NTN वगैरह है, वो जो इशू की रीज़न है वो आपने क्या करनी है, बतानी है। तो ये रूल्स हैं। उसके बाद आप देखें इसमें से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन किस तरह के आता है, जैसे ये ऑटम 10 का है, एक्सप्लेन वेदर मिस्टर रिजवान कैन इशू अ क्रेडिट नोट इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो क्रेडिट नोट जो इशू कर रहा है बेसिकली वो कौन है, सेलर है। और आपको ये पता है कि सेलर इशू करेगा अगर क्रेडिट नोट, इसका मतलब है सेल्स रिटर्न्स हुई हैं। सेल्स रिटर्न्स हुई हैं इसका मतलब क्या होगा, टैक्स कम हुआ होगा। टैक्स कम हुआ होगा इसका मतलब क्या है, टाइम लिमिट 180 डेज़ की आएगी। तो ये चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। अब किधर मिस्टर रिजवान अ सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन इज कैरिंग ऑन अ बिजनेस इन द नेम ऑफ रिजवान एंटरप्राइजेज ऑन 15 February ही सोल्ड सर्टन गुड्स टू कस्टमर अगेंस्ट विच ही इंटेंस टू इशू अ क्रेडिट नोट इन द मंथ ऑफ सितंबर। इसका मतलब सेल्स रिटर्न हुई है, वैल्यू कम हुई है, और इससे सितंबर में क्या करना है, क्रेडिट नोट इशू करना है। अब हम इसे काउंट करते हैं फरवरी से। सर ये फेब की 15 है तो 15 भी बीच में काउंट होगा, तो कितने आएंगे डेज, 14 आ जाएंगे फेब के, 31 मार्च के, 30 अप्रैल के, 31 मई के, 30 जून के,
31 जुलाई कितने बनते हैं ये 167। इसका मतलब अगर आप अगस्त में करें तो 13 अगस्त को इसके 180 डेज पूरे हो गए थे, और ये कब करने की बात कर रहा है, सितंबर में। इसका मतलब ये तो आफ्टर 180 डेज करने की बात कर रहा है, तो हम कह देंगे जी ये तो 180 डेज पूरे हो चुके हुए हैं, आफ्टर 180 डेज ये क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकता। इस तरह के डेज कैलकुलेशंस जो हैं वो क्या करेंगे, आप शो करेंगे। फिर लिस्ट ऑन द पर्टिकुलर टू मेंशन ऑन द डेबिट नोट इशूड बाय सप्लायर इन द इवेंट ऑफ चेंज। अभी ये देखें पर्टिकुलर बताया डेबिट नोट के ऊपर कि नेम रजिस्टर्ड सप्लायर का होगा, इनवॉइस, रीजनल वैल्यू डिफरेंस, रीज़न ऑफ रिवीजन, साइन एंड सिग्नेचर, ये सारा कुछ आपने बताना होगा। उसके बाद है हमारे पास देखिए आउट ऑफ 15 का सवाल है कि बाबर एसोसिएट हु इज़ रजिस्टर्ड विद इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट फॉर सेल्स टैक्स पर्पज हैड सप्लाइड अ हैवी ड्यूटी मोटर टू मुबारक एंटरप्राइजेज ऑन 1 month credit. However, due to sharp decline in petroleum prices, the price of motor has been reduced by 10% in the local market. Upon request from Mubarak Enterprises, Babar Associate has finally agreed to reduce the price by 8%. बताएं जी क्या प्रोसीजर फॉलो होगा। अब ये सवाल पढ़ते हैं बच्चे सोचते हैं हम बात डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, सर ये डिस्काउंट की बात नहीं हो रही, ये डिस्काउंट के बाद की बात है। डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट ऑन द टाइम ऑफ सेल है। तुम जिस दिन बेच रहे हो ना भाई, आज भी तुम्हें बेचना, आज डिस्काउंट ले लो, ये ट्रेड डिस्काउंट है। ये सेल आज हुई है, 1 महीने बाद हम क्या करवा रहे हैं, प्राइस में एडजस्टमेंट करवा रहे हैं, तो ये किसके ज़रिए होगी, डेबिट एंड क्रेडिट नोट के ज़रिए होगी। अब उसने कहा है कि जी कीमत कम कर दो, तो उसने कहा ठीक है मैं 8% कीमत कम कर दूंगा। तो अब जो सेलर 8% कीमत कम करेगा तो वैल्यू कम होगी, वैल्यू कम होगी, टैक्स भी क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब ये जो बाबर है वो चूँकि सेलर है वो इशू करेगा क्रेडिट नोट, एंड डैट शेल बी मेड विद इन 180 डेज ऑफ इनवाइस। प्रॉपर नेम एनटीएन लिखा जाएगा और रीज़न ऑफ रिवीजन, साइन एंड सिग्नेचर जो हैं वो होंगी, और जो बायर होगा वो क्या भेजेगा, डेबिट नोट भेजेगा, या वो क्रेडिट नोट जो है क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ये आपने लिखना है। अगला सवाल है देखें, ऑन 2 जून 2016 आबिद लिमिटेड इन एडवेंटेडली इशू अ टैक्स इनवॉइस विद एन इंसिडेंस ऑफ सेल्स टैक्स अमाउंटेड टू ₹25,000 अगेंस्ट द एप्लीकेबल टैक्स ऑफ ₹45। टैक्स कितना था, 45, उसने कितना लिख दिया, 25। टैक्स 45 होना था, इसने 25 लिखा, क्या कर दिया है, कम कर दिया है। तो एरर तो हुआ डिडक्ट 15 फेब को, तो आफ्टर 100 डेज है, तो कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। जब टैक्स बढ़ रहा हो तो फिर लिमिट अप्लाई नहीं करनी, 25 से 45 करना है तो फ़ायदा है गवर्नमेंट को, यहाँ लिमिट अप्लाई नहीं होगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। अब ये स्प्रिंग 22 का अंडर द सेल्स टैक्स रूल 2006 specify documents which may be issued by SL on return of goods to TPL, also state the particulars that should be mentioned on the document to be issued. तो शाजी लिमिटेड परचेजेस कॉस्मेटिक गुड्स फ्रॉम ताजी लिमिटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, SL रिसीव अ कंसाइनमेंट ऑफ ₹5,000 यूनिट्स फ्रॉम TPL ऑन डिलीवरी, SL फाउंड 50% ऑफ द यूनिट्स वर एक्सपायर्ड एंड डिसाइडेड टू रिटर्न देम, बोथ SL एंड TPL आर रजिस्टर्ड। अब देखें यहाँ पे बायर रिटर्न कर रहा है, बायर क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, तो परचेज रिटर्न है, तो ये क्या भेजेगा, डेबिट नोट भेजेगा, और नेम पता सारा कुछ जो है वो लिखा रहेगा, और टाइम लिमिट जो है वो क्या होगी, 180 डेज जो है अप्लाई हो रही होगी। तो इस तरह का सवाल जो है वो आपको मिलेंगे। अब देखिएगा ज़रा, ये सन एसोसिएट has recently been registered with the Inland Revenue Department under the Sales Tax Act 1990. Under the Sales Tax Act 1990, rules made thereunder identify the documents which may require for claiming adjusting the input tax relating to the following. सर सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के नाम लिखने हैं, 5 नंबर का सवाल है, आप जाके इसके एग्जामिनर कमेंट्स पढ़िएगा। इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन। अभी साबित कर देता हूँ। ऑटम 20 से क्वेश्चन नंबर 5 है ना, तो अभी हम देख लेते हैं इसे कितने मार्क्स आए थे इसमें से। ऑटम 20 में से, ऑटम 20 में ये ले, ऑटम 20 क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दो सवाल आए थे। क्वेश्चन नंबर 5 में 17% स्टूडेंट्स वर एबल टू सिक्योर पासिंग मार्क्स। ये जो आप सवाल अभी देख रहे हैं ये वाला, इसका पता आंसर क्या है। अभी हम डॉक्यूमेंट्स पढ़ के आए हैं कि लोकल केस में क्या चाहिए, इनवॉइस, उसके ऊपर नाम और एंटीएन लिखा हो। इंपोर्ट के केस में गुड्स डिक्लेरेशन, ऑक्शन के केस में ट्रेड चलान हैविंग योर नेम एंड एंटीएन नंबर। बस 17% बच्चों के पासिंग मार्क्स है, 5 नंबर का सवाल है। तो भाई जालिम एग्जामिनर नहीं है, जालिम कौन है, आप लोग खुद हैं, बिकॉज आप इन चीज़ों को देखते ही नहीं है।
या माइट भी उस ज़माने में किसी ने बताया नहीं था कि ये सवाल इतना अच्छा आना चाहिए। तो उस ज़माने में अब देखिए ऑटम 20 में हम कहाँ थे, अब तो हम आए हैं ना, तो इसलिए हम बता रहे हैं कि भाई ए करो तो पेपर पास हो जाएगा। तब तो वही बड़ी बड़ी किताबें पढ़ो, रटे हमारा पेपर पास करो होता नहीं था। अब तो देखिए लॉजिकल चलना पड़ता है आपको। अब ऑटम 10 का सवाल टॉपिक सीखिएगा। स्टेट द सिचुएशन अंडर विच अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू क्लेम और डिडक्ट इनपुट टैक्स अंडर द सेल टैक्स एक्ट। सर ये कंडीशन अभी बताई नहीं आपको मैंने, 4 ये लिखी हुई थी और 6 नंबर क्या है, 6 लिखनी है। फेक इनवॉइस लिख लो, डिस्क्रिपेंसी लिख दो, टाइम बार लिख दो, पेमेंट नोट लिख दो, तो सेम आंसर। अब अगला, ज़मर्स इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टैक्सेबल एज वेल एज जीरो रिटर्न सप्लाई एज अ टैक्स कंसल्टेंट। आप और टैक्स कंसल्टेंट अल्लाह माफ़ करे एडवाइज ज़मर्स ऑन द फॉलोइंग मैटर्स, द कंडीशन दैट नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स अगेंस्ट द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। सर इनपुट टैक्स क्लेम करना है, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, अभी पढ़ गए हो। आपके पास इनवॉइस हो, उसके ऊपर आपका नाम और एनटीएन नंबर लिखा हो, एक्रूअल बेसिस के ऊपर आपने क्लेम करना है, पेमेंट मेड बी विद इन 180 डेज हो और पेमेंट मस्ट बी मेड बाय बैंकिंग चैनल, तो आप इनपुट टैक्स क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। पूरी बात पड़ी, ये पूरा कंसेप्ट है। 5 नंबर का पूछा है इसने। फिर एनी 7 सिचुएशन इन विच इनपुट टैक्स इज नॉट अलाउड टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। टाइम बार्ड, पेमेंट, डिस्क्रिपेंसी, वो सीमेंट बिल्डिंग वगैरह, कंप्रेसर वगैरह हो गया, तो भाई नहीं कर सकते आप, वो वही सेम सवाल। और रेमेडी टू अवेलेबल टू हर इफ़ शी फेल्स टू एडजस्ट इनपुट टैक्स इन विच इट इज़ पेड। सर जिस माह का इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पाया तो क्या रेमेडी है, आप नेक्स्ट 6 टैक्स पीरियड्स तक क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। एक कंसेप्ट 7 और 2 9 और 5 14 मार्क्स टेस्ट हुए इस एक कंसेप्ट में जो भी हमने डिस्कस किया। फिर देखिएगा, सलीम इज रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड एंगेज इन द बिजनेस ऑफ एक्सपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस अंडर द प्रोविजन ऑफ इनपुट टैक्स इन द प्रोविजन ऑफ सेल टैक्स एक्ट 1990 and rules made thereunder. Advise Salim on the following matters. Any 6 situation in which input tax is not allowed to be adjusted against output tax liability. Same सवाल. Export which are outside the purview of zero rating. Goods held for export but not exported. Good export but re-imported. Export to Iran, Afghanistan, China and Afghanistan by land route. Same question. Eligibility for a refund if input tax is paid in excess of output tax payable for a month. ये क्लियरली बताया हुआ है कि रिफंड सिर्फ मिलेगा आपको अगेंस्ट जीरो रेटेड गुड्स, अदरवाइज आपको रिफंड नहीं मिलेगा। और ये अपॉर्चुनिमेंट का बात आगे डिस्कस करते हैं। अभी देखिए स्प्रिंग 21 का सवाल है इस पर कितने मार्क्स से, स्प्रिंग 21 इंडिपेंडेंट क्वेश्चन 13% स्टूडेंट्स वर एबल टू सिक्योर द पासिंग मार्क्स। ये आपको पता क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि शर्म और गैरत दोनों आए कि भाई ये वो सवाल है जिसमें ये बेड़े गर्क हुए थे। अब कहते हैं इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड देयर अंडर ब्रीफली एक्सप्लेन एज टू द चार्जेबिलिटी एडजस्टमेंट ऑफ सेल्स टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैटर। फ्री प्रोविजन ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू कंपनी सीईओ एज पर टर्म्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट बाय सप्लाई है कि नहीं है? आप पढ़ के आए हैं कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपका एम्प्लॉय, आप अपने मालिक ड्राइंग्स वगैरह कर ले, ये भी क्या होगी, सप्लाई कंसीडर होगी। फिर फ्री रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स अंडर वारंटी, ये सप्लाई नहीं है। पेमेंट ऑफ मशीन फ्यूल बाय वन ऑफ डायरेक्टर यूजिंग हिज ऑन कार्ड, द मशीन इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर टैक्सेबल गुड। पेमेंट मस्ट बी मेड थ्रू अ बैंकिंग चैनल, यहाँ पे पेमेंट उसने पर्सनल अकाउंट से किया, इनपुट टैक्स कैन नॉट बी क्लेम्ड। टैक्सेबल गुड्स सोल्ड ऑन इंस्टॉलमेंट टू अ कस्टमर एट अ मार्कअप प्राइस, टैक्सेबल गुड्स जो मार्केट में बेचते हैं, मार्केट हमेशा एक्सक्लूड होता है, उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। एडवांस पेमेंट रिसीव अगेंस्ट टैक्सेबल गुड्स टू बी सप्लाइड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन इन नेक्स्ट मंथ, एडवांस पेमेंट मिल गई है, एडवांस इनवॉइस अगर होगी तो इनपुट टैक्स क्लेम आपका हो जाएगा। देखिए एडवांस पेमेंट पे आंखें बंद करके इनपुट टैक्स क्लेम नहीं करना, इनपुट टैक्स क्लेम करने के लिए इनवॉइस भी चाहिए, एडवांस पेमेंट भी है और इनवॉइस भी है, क्लेम हो जाएगा। पेमेंट आज करके आए हो, इनवॉइस अगले माह मिलेगी, जब इनवॉइस मिलेगी तभी क्लेम होगा, ये चीज़ को याद रखना है। फिर लोकल सप्लाई ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कॉटेज इंडस्ट्री, चूंकि कॉटेज इंडस्ट्री एग्जेम्प्ट होती है तो वो सेल टैक्स तो ले सकती ही नहीं है, तो ये सेल टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। मटेरियल परचेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग का सीमेंट पेंट शेंट लिया, इसके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर, हाँ इस पर हो सकता है, अभी हमने डिस्कस किया बिकॉज किसका पार्ट बनेगा, मशीन का पार्ट बन रहा होगा। गॉट इट? अब आप इसको एक दफ़ा बुक से देख लें, फिर हम आगे चलते हैं 1-2 मिनट के बाद।
अब न्यूमेरिकल हमने सॉल्व करने हैं। तो न्यूमेरिकल का जो ऑपरेटिव पार्ट्स है वो यही है। असूल जो याद रखना है आपने, इस असूल को लिख लीजिएगा, बिकॉज ये बुक में आपको नहीं मिलेगा, आपसे ये समझना है, ये सारी चीज़ें समझानी है। आउटपुट टैक्स, इसमें से लेस करवाना है इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या लेस करवाना है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इसका असूल है क्या? 90% ऑफ आउटपुट टैक्स के जो 90% आउटपुट टैक्स है इसका क्या लेंगे? 90%। और एक्चुअल इनपुट टैक्स के हमारा एक्चुअल इनपुट टैक्स कितना पे हुआ है, जो लोअर है वो इसमें से लेस करवाया, रिमेनिंग जो है वो हमने क्या करना है? पे करना है। रिमेनिंग क्या करना है? हमने पे करना है। राइट डाउन दिस असूल। अब सबके पास किताब है, किताब के एंड पे मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर के ऊपर सेल्स टैक्स का एक सवाल है। अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट कभी पढ़ेंगे या किसी भी सेल्स टैक्स के सवाल की आप रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, अ क्लियरली रिटन लाइन है, कंप्यूट द सेल्स टैक्स पेएबल बाय रिफंडेबल टू, या सेल्स टैक्स टू बी कैरी फॉरवर्ड इफ एनी। ये तीन चीजें हैं हर न्यूमेरिकल में। हर न्यूमेरिकल में ये तीन चीजें पूछी जाती हैं, सेल्स टैक्स पेएबल, सेल्स टैक्स रिफंडेबल, सेल्स टैक्स कैरी फॉरवर्ड। ये तीन चीज़ें आपने बतानी होती हैं। वो जो कैरी फॉरवर्ड है भाई वो यहाँ से निकलना है। टेक्निकली एंड टू बी वेरी ऑनेस्टली बच्चों को ये कर ही नहीं पाते, मार खा जाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो इस असूल को लिखे, नोट डाउन। असूल क्या है कि जो आपका आउटपुट टैक्स आया होगा उसमें से लेस करवाना है आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट। उसमें देखेंगे 90% ऑफ आउटपुट टैक्स और एक्चुअल इनपुट टैक्स, विच एवर इज लोअर वो हम उसको लेस करवा देंगे। रिमेनिंग अमाउंट जो है वो हम क्या करेंगे? पे कर रहे होंगे। क्या करेंगे? रिमेनिंग अमाउंट जो है हम क्या कर रहे होंगे? पे कर रहे होंगे। दिस इज असूल। लिख लिया? अब हम इसको देखते हैं, कुछ समझते हैं कि कैसे होगा और किस तरह से चल रहा होगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। नवंबर का महीना है, मंथ कौन सा है? नवंबर। आपने परचेजेस की हैं 4 मिलियन की, आपने सेल्स की हैं कितने की? 3 मिलियन की। अब लेते हैं आउटपुट टैक्स। इस 3 मिलियन का 18% लिया, कितना आया? 5,40,000। दैट इज़ योर आउटपुट टैक्स। इसमें से लेस करवाना है इनपुट टैक्स। असूल क्या है? 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। तो भाई 5,40 का 90% लिया, कितना आया? 4,86 आया। और एक्चुअल इनपुट टैक्स 4 मिलियन का 18% कितना बनता है? 7,20,000। लोअर कितने? 4,86। तो 5,40 में से 4,86 लेस करवाएंगे। 54,000 जो है वो हमने क्या करना है? एफबीआर को कैश में पे करना ही करना है। कितना पे करना है? 54। अब यहाँ स्यापा पड़ गया क्या कि भाईजान हम कहेंगे अबे तुम कहते थे इनपुट टैक्स क्लेम हो जाएगा, मैंने तो तुम्हारी बात सुनी, मैंने तो सेल्स टैक्स का क्रैश कोर्स लेना शुरू किया था, मैंने फर्स्ट लेक्चर सुना, उसमें था जी इनपुट टैक्स क्लेम हो जाएगा, मैं बड़ा खुश था, इनपुट टैक्स क्लेम, इनपुट टैक्स क्लेम। लेकिन ये क्या बदतमीजी हुई है कि भाई मैंने 7,20 पे किया इस महीने, तुमने मुझे सिर्फ कितना करने दिया है? 46। बाकी क्या करूँगा? उसने कहा भाई रोना नहीं है, कितना बाकी बचा? 234। इसे क्या कर लो? कैरी फॉरवर्ड कर लो। फिर कहेगा भाई उसी क्रैश कोर्स के थर्ड सेशन में बताया गया था क्या करना है आपने? कैरी फॉरवर्ड करना है कि जो इस महीने एडजस्ट नहीं हो पाया क्या करवा लो? अगले महीने एडजस्ट करवा लो। क्या करवा लो? अगले महीने। सर ये है अब दिसंबर का महीना, अगला आ गया। दिसंबर में सेल्स हुई 4 मिलियन की, परचेज हुई 45 लाख की, और ये 2,34 क्या हुआ? कैरी फॉरवर्ड होके आ गया। हमने कहा ओके वेरी गुड ग्रेप। अब हम लेंगे इस महीने का आउटपुट टैक्स, वो कितना आया? 7,20। 90% ऑफ लिया, आउटपुट टैक्स कितना आ गया? 748। और लेंगे एक्चुअल इनपुट टैक्स। क्या लेंगे? एक्चुअल इनपुट टैक्स। अब एक्चुअल इनपुट टैक्स में क्या आएगा? दिस ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स 2,34। और इस महीने कितने का सामान लिया था? 45 का। इस पे कितना आया? 8 समथिंग आएगा। थोड़ी गलत है मेरे ख्याल से वैल्यू, इसको देखिए क्या आता है ये। 8,19 नहीं आएगा, कुछ और वैल्यू आएगी, तो ज़्यादा ही आएगी ये। 45 लाख का कितना होता है? 18%। 8,20 होना चाहिए, 8,10। तो कितना बनेगा? 8,10। तो 2,34 जमा 8,10 कितना बना? 2,34 जमा 8,10 कितना बना? 1,44। 1,44। तो एक्चुअल बनता है 10,44,000। 90% कितना है? 648। मैं कितना क्लेम कर पाऊंगा? 648। रिमेनिंग 72,000 मैंने पे करना ही करना है। भाई टैक्स था मेरा 10,44,
मैं कितना क्लेम करा है 648, रिमेनिंग क्या हो जाएगा मेरा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सर ये चीज़ सीखनी है आपने, कैरी फॉरवर्ड कैसे करने और जो कैरी फॉरवर्ड होके आ जाएगा वो क्या होगा एडजस्ट कैसे करने। इससे पहले सवाल डिस्कस किया था कि अगर आप इनपुट टैक्स सारा क्लेम ना कर पाए तो क्या रेमेडी अवेलेबल है। भाई इनपुट टैक्स सारा क्लेम नहीं कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, 1 लाइन आंसर था। इफ इनपुट टैक्स कैन नॉट बी क्लेम्ड क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड जो है वो हो रहा होगा। ठीक है जी। अब आ गया जनवरी का महीना, कितना आ गया जनवरी का महीना। फॉर एग्जाम्पल जनवरी में सेल्स है आपकी 6 मिलियन की, परचेज की है 4 मिलियन की, और आपका जो इनपुट टैक्स आया है प्रॉफिट कितना आया है 396 का आया है। तो आपका आ गया आउटपुट टैक्स 1080, इनपुट टैक्स में अगर 90% आउटपुट टैक्स कितना आया 972 आया, और लिया एक्चुअल इनपुट टैक्स ये प्रॉफिट 396 का आ गया, इसका लिया 720 कितना बनता है 11,16,000। अब एक्चुअल कितना है 11,16,000, आप कितना क्लेम कर पाएंगे 972, 1,08,000 आप क्या करेंगे गवर्नमेंट को पे करेंगे। फिर से आपका कि भाई बनता 10,16,000 था, कितना पे किया 972, रिमेनिंग कितना है 1,44, ये हम क्या करेंगे गवर्नमेंट को पे कर रहे होंगे। डन हो गया। फेब में आ जाते हैं, सेल्स 4 मिलियन की, परचेज 2 मिलियन की, टैक्स कितना आया आउटपुट 720 का, इसका लिए 90 कितना बना 648। अब आते हैं एक्चुअल इनपुट टैक्स। ये देखिए 144 हुआ था ब्रॉड फॉरवर्ड, वो आ गया हमारे पास 144 ब्रॉड फॉरवर्ड, इसका लिया एक्चुअल 18% कितना आया 360, तो ये कितना बना 54। अब ये 648 है, ये कितना है 54, लोअर क्या है तो एक्चुअल लेस हो जाएगा। अब कहानी यहाँ पर ख़त्म। तो ये होता है हमारा यहाँ पे चीज़। तो ये हम हर महीने एडजस्ट करते रहते हैं, और एक फिर आती है हमारे पास एनुअल रिटर्न, उसमें जो बचता है वो हम एडजस्ट करवा रहे होते हैं। तो ये समझ लगी कैसे करना है। सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल में अजाब ही यही है, इनपुट टैक्स टू बी कैरी फॉरवर्ड निकालना। तो भाई कैरी फॉरवर्ड निकालना कोई अजाब नहीं है। देखो यहाँ पे वो ब्रॉड फॉरवर्ड था, उसको कैसे लिखना है, और जो बच गया वो कैसे कैरी फॉरवर्ड होना है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, गॉट इट। तो रिमेंबर ये रूल है, रूल क्या है कि इनपुट टैक्स हम कितना क्लेम कर सकते हैं 90% तक ही क्लेम कर सकते हैं। इसका मतलब मिनिमम 10% ऑफ आउटपुट टैक्स जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा पे करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा पे करना ही पड़ेगा। अच्छा ये क्या हर एक के लिए रूल है? द आंसर इज़ नो। फिक्स एसेट्स के लिए रूल नहीं है। फिक्स एसेट्स जो होंगे, मशीन ली है, प्लांट लिया है, उसके ऊपर जितना भी इनपुट टैक्स होगा सारा क्लेम हो सकता है। उसके ऊपर जितना भी इनपुट टैक्स है सारा क्लेम हो सकता है। और अगर कोई रिटेलर्स वगैरह हैं जिसने अपनी पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो है वो अगर उसने इंटीग्रेट की हुई है, उसने क्या की हुई है इंटीग्रेट की हुई है, तो उसके लिए फिर जो है वो क्या हो सकता है आप 95% तक जो है वो क्या कर सकते हैं क्लेम कर सकता है। ये हमने डिस्कस कर लिया। एक्सेस इनपुट टैक्स क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, वो हमने यहाँ पे देख लिया कि ये क्या होगा कैरी फॉरवर्ड। रिफ़ंड नहीं मिलेगा, रिफ़ंड सिर्फ एक के अगेंस्ट है, वो क्या है ज़ीरो रेटेड गुड्स। अब ये रीड ओनली है बुक में, लेकिन इसमें 2 पॉइंट याद रखने हैं। पॉइंट नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इनके ऊपर 90% का रूल अप्लाई नहीं होगा, जो होगा जितना होगा सारा क्लेम हो जाएगा। एक इसमें फिक्स एसेट्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी इलेक्ट्रिकल सेक्टर सारा क्लेम कर सकते हैं, पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर, डिस्ट्रीब्यूटर, कोई पर्सनल इंपोर्टर जो है जिनकी टोटल सेल्स का 50% या अबव इंपोर्ट्स के सारा क्लेम कर सकते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखिएगा क्या मतलब है, इसको हाईलाइट करिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल में इम्प्लाइडली होगा कि अगर आपकी टोटल सप्लाईज का 50% या उससे ज़्यादा अगर ज़ीरो रेटेड गुड्स का है, फॉर एग्जांपल आपके टोटल सेल्स फॉर द मंथ हैं 10 लाख रुपए की, इसमें से 6 लाख की गुड्स जो हैं वो क्या है ज़ीरो रेटेड हैं, बाकी 4 लाख की क्या है नॉर्मल है। नाउ इसमें जो आपकी ज़ीरो रेटेड गुड्स हैं दे आर मोर देन 50%, तो अब इसके अगेंस्ट जो इनपुट टैक्स होगा तो हमें क्या हो जाएगा रिफंड। लेकिन इसके अगेंस्ट हम 90% का रूल नहीं लगाएंगे, जितना भी होगा वो सारा हम क्या करवा लेंगे क्लेम करवा लेंगे। ये एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टेलीकॉम सेक्टर में अप्लाई नहीं होगा, जो सीएनजी डीलर्स हैं उनके ऊपर भी अप्लाई नहीं हो रहा होगा। तो ये याद नहीं करना, इसमें सिर्फ पॉइंट नंबर 6 जो है आपने याद रखना है। एक फिक्स एसेट्स, एक पॉइंट नंबर 6 जो है वो याद रखना है। अब आखिरी चीज़ जो है हमारी, जिस पे हमारी वाहिद पहली और आखिरी वर्किंग है, जिसको हम अकाउंट फॉर करेंगे, जिसको हम डील करेंगे, वो है अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स की। वो क्या है अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स की, कि हमने क्या करना है अपना इनपुट टैक्स जो है वो उसको अपोर्शन करना है।
क्या करना है, अपोर्शन जो है वो करना है। अब अपोर्शनमेंट कब होगी, एक सवाल आता है, पेपर में अक्सर सवाल पूछते हैं बच्चे प्रैक्टिस करते हुए कि हम अपोर्शनमेंट कब करेंगे। आपका इनपुट टैक्स एक है, सप्लाई मल्टीपल है, क्या करी जाएगी, अपोर्शन। भाई आपने 10 लाख की गुड्स खरीदी, टैक्स कितना पे किया, 180। अभी जो गुड्स खरीदी आपने, आप कुछ गुड्स बेच रहे हैं वो टैक्सेबल है, कुछ एग्जाम्प्ट है, कुछ क्या है जीरो रेटेड। फॉर एग्जांपल जो आपने इसमें जब गुड्स एक्सपोर्ट की 5 लाख की, वो क्या होगी, जीरो रेटेड। 3 लाख की बेची, वो क्या होगी, एग्जाम्प्ट। और 8 लाख की है, वो क्या है, आपकी टैक्सेबल है। अब इनपुट टैक्स है 180, रिफंड कितना लेना है, वेस्ट कितना होना है, एडजस्ट कितना होना है, हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हम इसके लिए करेंगे अपोर्शनमेंट। मैं आपको टेबल सिखाऊंगा, ये टेबल जनरल टेबल है, आपकी हर तरह की मुश्किल से मुश्किल जो अपोर्शनमेंट है ख़त्म हो जाएगी। टेबल बुक में भी गिवन है, ये टेबल्स अभी हम एग्जाम्पल भी देखते हैं। सर ये आ रहा है कॉलम किसका, वैल्यू सप्लाई का, और ये वर्ड क्या लिखा हुआ है, नेट। कि टैक्सेबल सप्लाईज नेट, नेट का मतलब है सेल्स रिटर्न्स लेस करवा के लेनी है। एग्जाम्प्ट सप्लाईज नेट, रिटर्न्स लेस करवा के, तो नेट सप्लाईज लेंगे, टैक्सेबल एग्जाम्प्ट जीरो रेटेड, आपके पास क्या आ जाएंगे, टोटल आ जाएंगी। फिर इनपुट टैक्स जिसको अपोर्शन करना है, इसे हम कहते हैं कॉमन इनपुट टैक्स। इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होगा रेजिड्यूल इनपुट टैक्स का, उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। और ये हम ले लेंगे इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट्स सेपरेट लेंगे। वाई वी आर टेकिंग दिस सेपरेट, इसके ऊपर 90% का रूल अप्लाई नहीं होना, जितना इनपुट टैक्स सारा क्लेम हो जाएगा, इस पर क्या होगा, 90% का रूल अप्लाई होगा। तो कैसे करेंगे अपोर्शनमेंट, इसको इस पर डिवाइड किया, इससे मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आ जाएगा, जवाब जो है वो आ रहा होगा। हमें देखते हैं एग्जाम्पल से। कैलकुलेटर पकड़िएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए कैलकुलेटर पे नहीं, स्क्रीन पे सॉल्व कर लेते हैं, बोर्ड रहने देते हैं। कहते हैं जी आपने परचेजेस की हैं रजिस्टर्ड सप्लायर से 5 लाख की, सेल्स की हैं 8,80,000 की। तो अब यहाँ पे ले लेंगे, आपका आ जाएगा आउटपुट टैक्स। 8,80,000 का हम लेंगे 18%, कितना आता है, 15,840। इसमें से हम लेस करवाएंगे इनपुट टैक्स। रूल लगाएं 90% ऑफ आउटपुट टैक्स, 15,840 का 90% लें, कितना आता है, 142,560। और लेंगे एक्चुअल, एक्चुअल है 5 लाख का 18%, कितना बनता है, तो लोअर क्या है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 90 लेस करवाएंगे, 68,400 जो है वो हम क्या करेंगे, पे करेंगे। क्लियर, ऑल क्लियर। तो सिंपल था ना, इसमें तो अपोर्शनमेंट नहीं थी। अब इसमें अपोर्शनमेंट है कि आपकी देखें, आपने परचेजेस किए 15 लाख रुपए की, सप्लाईज की 1880 की, और एग्जाम सप्लाईज कितने की हैं, 2 लाख की। अब इसे हमने करना है अपोर्शन। तो आप क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, यहाँ पे ले लेंगे सप्लाईज को, आप यहाँ पे आ गई आपकी टैक्सेबल, सर वो कितनी है, 1880। और उसके बाद है एग्जाम्प्ट, वो कितनी है, 2 लाख की है। तो कितना टोटल आपका, 2080 जो है वो आपका क्या आ गया, टोटल आ गया। अब जिस इनपुट टैक्स को आपने अपोर्शन करना है, आप वो ले लें। 15 लाख का सामान लिया, 15 लाख के ऊपर 18% कितना पे किया होगा, 2,70,000 पे किया। इसको आपने अपोर्शन करना है, तो इस 270 को इस 2080 पर डिवाइड करें, करो डिवाइड, और जो जवाब आएगा उसको इस 1880 से मल्टीप्लाई करें, क्या आता है आंसर, हम्म 244,003। फिर इस 270 को इस पर डिवाइड करें, इससे मल्टीप्लाई करें, या बैलेंसिंग निकालें, बैलेंसिंग कितनी बनती है, 25,962। अब ये देखें, इस 270 में से देखिएगा, ये 270 में से जो 25,962 है, ये किसके अगेंस्ट है, एग्जाम्प्ट के, ये क्या हो जाएगा, वेस्ट। और ये जो है ये क्या होगा, हमारा क्लेम हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, क्लेम हो रहा होगा। मतलब अगर हम निकालें, हमारा आउटपुट टैक्स कितना आएगा, 1880 का ज़रा लें, कितना बनता है, 18%। आउटपुट टैक्स कितना आता है,
18,80,000 का आउटपुट टैक्स कितना आता है? 33,840 ये आ गया आपके पास आउटपुट टैक्स। इसमें से लेस करवाया आपने इनपुट टैक्स। तो ये जो अपोर्शन किया है वो पकड़ें आप 244,038। एक्चुअल जो आपके पास आएगा वो है जी 244,038 और इसका 90%। 33,840 का 90% ज़्यादा ही बनेगा मेरे ख्याल से। 90% किसका बनता है बताएं जी? 90% ऑफ 33,840 कितना बनता है? तो लोअर क्या है? 304। तो लोअर क्या है? यही। तो 244,038 हम लेस करवाएंगे, रिमेनिंग हम पे करेंगे, कितना बनेगा? 94,362। ये आप क्या करेंगे? पे कर देंगे। डन। आसान है टेबल की वजह से। अब देखें जी, सेम इसी को हम कन्वर्ट करते हैं कि उसने हमें गिवन किया है टैक्सेबल सप्लाईज 1880 की, एग्जाम सप्लाईज है 2 लाख की, और है हमारे पास वो कितनी है? 3,30,000 की। तो कितना बन पाएगा ज़रा? 15, 18, 2 कितना बना? 18 और 2 24,10,000। 24,10 बनता है ना? ये आपके पास आ गई है। इनपुट टैक्स इसमें वही है, वो कितना बनता है? 270। करें पोर्शन, इसको इस पर डिवाइड करें, जो आंसर आएगा इससे मल्टीप्लाई करें, क्या बनता है? दो 10, फिर इसको इस पर डिवाइड करें, जो आंसर आएगा इससे मल्टीप्लाई करें, क्या बनता है? 22,400 और बैलेंसिंग निकाल रहे हैं, वो क्या बनता है? 36,971। अब देखिएगा, ये अगेंस्ट किसके है? टैक्सेबल के। ये क्या होगा? क्लेम। ये किसके अगेंस्ट है? ये क्या होगा? ये किसके अगेंस्ट है? ये क्या हो जाएगा? रिफंड मिल जाएगा। इस तरह करना है आपने। डन हो गया। इसको ज़रा हम देख लेते हैं। एक और है कि आपने परचेजेस की हैं सप्लायर से 15 लाख रुपए की, और एग्ज़ाम सप्लायर्स हैं आप टैक्सेबल 1880 की हैं, एग्ज़ाम 2 लाख की हैं, 0.730 की हैं, और मशीन ली है 13 लाख रुपए की, जो उसने कहा है इस्तेमाल हो रही है बिटवीन एग्ज़ाम एंड 0 रेटेड। अब इसको ज़रा देख लेते हैं हम। यहाँ पे हम लेते हैं यहाँ पर सप्लाई। टैक्सेबल कितनी है? 1880। एग्ज़ाम कितनी है? 2। और ये कितनी है? 7,30,000। कितना बना? 28,10 के 27,10? 28,10,000 ये बनता। अब हम लेते हैं इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट। इनपुट टैक्स ले लेंगे, वो हमारे पास कितना है? 2,70,000 है। यहाँ पर ले लें फिक्स एसेट का। आपने मशीन ली 13 लाख रुपए की, 13 लाख रुपए के ऊपर आपने टैक्स कितना पे किया? अगर 18% के हिसाब से 13 लाख के ऊपर 18% के साथ कितना पे किया होगा? 2,34। अब आप इसको करें पोर्शनमेंट। देखें, इसको इस पर डिवाइड करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आ जाएगा। क्या आएगा? 180,641। इसको इस पर डिवाइड किया, इससे मल्टीप्लाई किया, जवाब आ जाएगा 19,217। और बैलेंसिंग फिगर आपकी आ जाएगी रिफंड के अगेंस्ट। कितने बनती है? 70142। ये हो गया। अब देखना मशीन को मशीन किन में इस्तेमाल हो रही है? बिटवीन एग्जाम एंड रिलेटेड। इसका मतलब मशीन की अपॉर्चुनिटी इसमें नहीं हो सकती। किसमें होगी? इन दोनों में होगी। तो ठीक है, जिनमें अपॉर्चुनिटी होगी उनका टोटल लेंगे। तो आप देख लेते हैं, मशीन का टैक्स है 234, जिनमें अपॉर्चुनिटी होगी उनका सम कितना बनता है? 9,30,000। 9,30 पर डिवाइड किया आपने, 2 लाख से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा आंसर। फिर 2,34 को डिवाइड किया आपने 9,30,000 के ऊपर, मल्टीप्लाई किया आपने इसको 7,30,000 के ऊपर। तो बताएं क्या आता है आंसर? हाँ जी, ये है 1,83,600। ये रिफंड के अगेंस्ट है। और ये कितना आएगा?
50,323 बनेगा ये। तो इस तरह से आपने करनी है। हमारे पेपर में सबसे मुश्किल पॉइंट ही यही होता है कि मशीन गिवन होती है और कहते हैं मशीन सिर्फ इन में यूज़ हो रही है, तो जिन में मशीन यूज़ हो रही है हम सिर्फ उसी को क्या करते हैं यहाँ पर इंक्लूड कर रहे होते हैं। तो ये सबसे औखा पॉइंट है। तो ये हमारा इसके साथ ये ख़त्म होता है। अब ये 2 थ्योरेटिकल सवाल बताता हूँ आपको। थ्योरेटिकल सवाल है, किताब से पढ़ोगे रटा लगना नहीं है, अपनी वर्डिंग में लिखिएगा। पहला सवाल है डिफाइन रेजिड्यूल इनपुट टैक्स। सवाल पहला क्या है? डिफाइन रेजिड्यूल इनपुट टैक्स। क्या है? डिफाइन रेजिड्यूल इनपुट टैक्स। सर ये है 2,70,000। क्या होता है? वो इनपुट टैक्स जिसको हमने डिवाइड करना है बिटवीन टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट, उसको हम क्या कहते हैं? रेजिड्यूल इनपुट टैक्स। क्या? वो इनपुट टैक्स जिसको हमने बिटवीन टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट डिवाइड कर लें, उसको हम क्या कहते हैं? रेजिड्यूल इनपुट टैक्स। और वो इनपुट टैक्स जो डिवाइड करने के बाद आ गया, ये ध्यान से देखें, इसको हम कहते हैं रेजिड्यूल इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या? रेजिड्यूल इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब सुनिएगा, जिसको तकसीम करना है वो रेजिड्यूल इनपुट टैक्स है, जो तकसीम के बाद आएगा वो क्या है? रेजिड्यूल इनपुट टैक्स क्रेडिट। बिकॉज इसको हम क्या कर रहे हैं? क्लेम कर रहे हैं। कैसे क्या कर रहे हैं? क्लेम कर रहे हैं। और ये जो हम हर महीने एडजस्टमेंट करते हैं इसको हम कहते हैं प्रोविजनल एडजस्टमेंट। जो साल के एंड पे करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फाइनल एडजस्टमेंट कह रहे होते हैं। ठीक है, ये है जी, याद रखनी है। ये परचेज ऑफ स्टॉक्स तो हमारा हो गया था। ये सप्लाई ऑफ वारंटी फ्री ऑफ कॉस्ट, ये बड़ा डिस्कस किया है। बता देता हूँ कि अंडर वारंटी फ्री में कोई रिप्लेसमेंट हो जाए तो वो क्या होती है? एग्जैम्प्ट होती है। उसके ऊपर हम उसको सेल्स ही नहीं मानते। जब सेल्स ही नहीं मानते तो उसके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स चार्ज नहीं होगा। मेरे पास मोबाइल है अंडर वारंटी 1 साल की, इसका डिस्प्ले अगर खुदा न खास्ता ख़राब हो जाता है, मैं जाऊंगा सैमसंग वाले क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। 1 लाख का डिस्प्ले यूनिट है, इसका फ्री में रिप्लेस हो गया तो अंडर वारंटी फ्री रिप्लेसमेंट हुई है, ये टैक्सेबल नहीं है। ये क्या है? इसको सप्लाई ही नहीं मानते, इसका ट्रीटमेंट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इससे हमने पेमेंट कोई नहीं की। उसके बाद है एक्सेस टैक्स कलेक्शन। सिंपल इसमें एक चीज़ याद रखनी है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सेस टैक्स कलेक्शन? कि आपने उससे टैक्स ज़्यादा ले लिया है, बनता 1000 था, ले लिया 1200 रुपया आपसे, तो क्या है भाई 200 वापस कर दूँ। लेकिन टैक्स लिया 1200 रुपया और गवर्नमेंट को सबमिट भी करवा दिया। जब मैं गवर्नमेंट को सबमिट करवा दूंगा इसका मतलब क्या है? कि बर्डन ऑफ टैक्स आप पे जा चुका हुआ है। अगर इस तरह का सीन है कि गवर्नमेंट को सबमिट हो गया है तो अब गवर्नमेंट वापस नहीं करेगी, मैं क्या करूँगा? आपको जेब से पे करूँगा। अगर गवर्नमेंट को सबमिट नहीं हुआ फिर हम उसमें क्या कर सकते हैं? एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली जो कैश पे टैक्स लेंगे ना, आपने कैश पे सेल की, टैक्स लिया, सबमिट हो गया। अब जो है मैं जेब से पे करूँगा वो वापस नहीं करेंगे। उधार पे सामान बेचा हुआ है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं जब पेमेंट नहीं मिली। वंस पेमेंट हैज़ बीन मेड या आपके ऊपर टैक्स का बर्डन आ गया है फिर कुछ नहीं मिलेगा आपको, फिर आप जेब से पे करें, गवर्नमेंट आपको रिफंड्स वगैरह इस चीज़ के ऊपर नहीं कर रही होती, क्योंकि गलती किसकी है? आपकी है। तो साबित करना है आपने कि टैक्स का बर्डन कस्टमर के पास नहीं हुआ। साबित कर दिया, गवर्नमेंट वापस कर देगी। अगर ना हुआ तो गवर्नमेंट वापस नहीं करेगी। उसके बाद है जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी। भाई जो सप्लायर है, जो रिसीवर है, ये बहुत लायबल है एक दूसरे के टैक्स से। अगर कोई बंदा किसी का टैक्स चोरी कर रहा है तो जो बंदा पकड़ा जाएगा हम सारी रिकवरी जो है क्या करेंगे? दूसरे बंदे से जो है वो कर रहे होंगे। एक सप्लाई चेन है ना, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूटर, सेलर वगैरह, इस सप्लाई चेन में किसी बंदे ने टैक्स गवर्नमेंट को पे ना किया, चोरी की, तो जो गवर्नमेंट के हाथ आ जाएगा उससे क्या करेंगे? हम टैक्स सारा रिकवर करवा रहे होंगे। तो ये भी आपका क्या है? रीड ओनली है। ठीक है जी। तो इसके साथ जो है वो हमारा सेल्स टैक्स जो है वो क्या होता है? माइक ड्रॉप मोमेंट पे ख़त्म होता है। तो इसके साथ मैं आपको ना बेसिक 5 सवाल शेयर करूँगा, बड़े बेसिक्स हैं। वो 5 क्वेश्चन बेसिकली इन अपॉर्चनमेंट की प्रैक्टिस क्वेश्चंस में होंगे। वो हार्डली जो है ना, हार्डली आधे घंटे के 5, एक नहीं, 5 कितने के होंगे? आधे घंटे के। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगे होंगे, ठीक है, ग्रुप में भी शेयर होंगे, वो लाजमी देख लीजिएगा ताकि न्यूमेरिकल्स जब हम कर रहे हो तो उसमें कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम, कोई इश्यूज़ वगैरह जो है वो आपको फेस ना हो।